तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्लासेंटेशन होती क्या है। यहाँ हम देखने वाले हैं कि ये कितने टाइप की होती है। तो अपनी एनसीईआरटी में गिवन है कि 5 टाइप की होती है प्लासेंटेशन: मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम्पल्स को लर्न करने में। ये वर्ड आपको हेल्प कर सकता है ये सीक्वेंस को याद रखने में। मैप एफ बी, एम स्टैंड्स फॉर मेटा, ए फॉर आल्सो, पी फॉर पैरासिटिक एंड एफ बी इज़ फेसबुक। मीन्स मेटा जो अब नया नाम दे दिया गया है फेसबुक पे, तो फेसबुक को तो नया नाम देने से वो कुछ बदल नहीं जाएगा, उसका कुछ यूज़फुल नहीं हो जाएगी आपके लिए। इट विल स्टिल पैरासिटिक टू यू। ये आपकी प्रिपरेशन का बहुत सारा टाइम खा जाएगी। और forget about getting a rank in NEET if you are too much in any of these social media apps. So my suggestion to you is to avoid using social media during your NEET preparation. So yeah, Meta is also parasitic like Facebook. इससे आप याद रख सकते हैं ये सीक्वेंस ऑफ प्लासेंटेशन। ये एग्जाम्पल्स को लर्न करने में आपको हेल्प करेगा। जैसे पहली प्लासेंटेशन है मार्जिनल। मार्जिनल का एम आप जानते हैं मैप एफ बी से, तो इसके बाद आप इसके साथ पी जोड़ दिए, एम पी। अब ये कोइंसिडेंस है कि जो इसका एग्जांपल है मार्जिनल का वो पी होता है, पी ई ए मटर। और ये जो अल्फ़ाबेट है पी, ये भी उसी की तरह साउंड करता है। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, पी साउंड्स लाइक पी ओनली। तो मार्जिनल मैप एफ बी से आप जानते हैं इसके आगे पी लगा दीजिए, यानी मार्जिनल का एग्जांपल पी होगा। मैंने इनकी क्वालिटीज़ भी लिखी हुई हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज प्लेसेंटेशन साथ में। इनको हम देखेंगे जब हम डेफिनेशन क्लियर कर लेंगे सबकी। इसके बाद आता है ए इन मैप एफ बी, एम के बाद ए। तो ए एल टी सी से आप इसके एग्जांपल्स याद सकते हैं। ए से एग्जाइल प्लेसेंटेशन, और एल से लेमन, टी से टमाटो और सी से चाइना रोज, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब ए एल टी आप जानते हैं कि कीबोर्ड के अंदर एक की होती है, एक बटन होता है। अगर आप जानते हैं कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसमें ए एल टी एक बटन होता है। ए एल टी होती है की, ए एल टी के साथ की जोड़ेंगे और की से आपको सी याद आना चाहिए, सी से होगा चाइना रोज। सो इससे इसके एग्जाम्पल्स आप लर्न कर पाएंगे। उसके बाद आता है पी, मैप एफ बी में एम ए हो गया, पी आ गया। पी से पराइटल होगी प्लासेंटेशन, और एम से मस्टर्ड और ए से आर्जिमोन, इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसे आपको हेल्प करेगा, जो मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूँ याद रखने में इन एग्जाम्पल्स को, उनमें सीक्वेंस क्या है टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन का। जैसे इसमें एम और ए दिए हुए हैं, एम से आपको मार्जिनल नहीं याद आना चाहिए, ए से आपको एक्साइल नहीं याद आना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस में तीसरा पी आता है तो प्राइटल पी से होगा, इसलिए ये सीक्वेंस याद रखना आपको हेल्प कर जाएगा। और दूसरे जो वर्ड्स होंगे वो एग्जाम्पल्स के होंगे, ऐसे आपको याद रह जाएगा। अब चौथा इसमें आता है मैप एफ बी, एफ आता है तो एफ से होगा फ्री सेंट्रल, और इसके एग्जाम्पल्स हैं ये डी से डायंथस और पी से प्रिमरोज, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब पीडीएफ आप जानते हैं, ये जो फाइल होती है इंफॉर्मेशन स्टोर करने की, उसको पीडीएफ बोलते हैं। पीडीएफ यू नो वेरी वेल, सो इससे ये याद हो जाएगा फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल्स। और मैप तो आप जानते हैं ना, नक्शा होता है, मैंने पीछे बताया नहीं था। तो या मैप से आप पराइटल के याद रख सकते हैं, और फ्री सेंटर का पीडीएफ से। और लास्ट बचा बेसल, तो बी ए से बेसल प्लासेंटेशन, क्योंकि मैप एफ बी, बी आता है लास्ट में। और एम से मैरीगोल्ड, एस से सनफ्लावर। तो ये हैं इसके एग्जांपल्स। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हैं इनके एग्जांपल्स और टाइप ऑफ प्लासेंटेशन का सीक्वेंस। अब देखते हैं डिटेल से डेफिनेशन क्या है इन सारी टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशंस की। In marginal placentation, the placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge forming two rows as in P. तो ये आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन होगी कि P में कैसी प्लेसेंटा पाई जाती है। वेंट्रल सचर होता है इसमें, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक की वर्ड आप बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन में। ये दिखता भी है आपको कॉमनली जब आप ऑब्जर्व करते हैं मटर को, तो उसके अंदर की साइड होता है ये सचर, यानी ये रिज जिस पे फॉर्म होती है ना टू रोज में ओव्यूल्स, यानी ये जो सीड्स होते हैं मटर के टू रोज में होते हैं, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है। वेंट्रल साइड होता है, ये भी कॉमन ऑब्जर्वेशन है।
और वेंट्रल साइड मीन्स इनर साइड, डोर्सल होगा आउटर। आप जानते हैं कि इनर साइड होता है, तो वेंट्रल भी याद रखना आसान है। कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका, इसलिए मैंने याद यहाँ पे लिख दिया है इसके साथ साथ सबके कैरेक्टरिस्टिक की वर्ड्स टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन के मैं साथ में लिखता जा रहा हूँ। एंड मार्जिनल का एग्जाम्पल पी होता है। इन सब के ही एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे लर्न करना है। सेकेंड टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इज एक्साइल। तो इसकी क्या डेफिनेशन है? व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल। तो एक्सियल होती है प्लेसेंटा, इसलिए इसका नाम पड़ गया एक्साइल। तो सिंपल है, काफ़ी याद रखना। एक्सियल का मतलब सेंट्रल। एक्सिस होती है ना, जैसे किसी सर्कल की एक्सिस होती है सेंटर में, तो वैसे ही यहाँ पे बताया गया कि प्लेसेंटा सेंट्रल होती है, इसमें एक्सियल होती है। एंड द ओव्यूल्स आर अटैच टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवेली, द प्लासेंटेशन इज सेड टू बी एक्साइल। चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में होती है। एग्जांपल्स कैसे लर्न करने हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और एक्सियल होती है ये प्लासेंटेशन, इसलिए इसका नाम एक्साइल है। प्लेसेंटा इसमें एक्सियल पाई जाती है, यानी सेंट्रल लाइन पे, यहाँ पे। और मल्टीलोक्यूलर ओवेरी का मतलब होता है कि इसमें सेप्टा बने हुई हैं। देखिए, सेप्टा होते हैं सेक्शंस, सेपरेट कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे एक कंपार्टमेंट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। तो सेपरेट जब कंपार्टमेंट्स बने होते हैं किसी ओवेरी के अंदर, तो उसको ओवेरी को बोलते हैं मल्टी लोक्यूलर ओवेरी। लोक्यूल मीन सेक्शंस, जिसमें मल्टीपल सेक्शन होते हैं, तो मल्टी लोक्यूलर ओवेरी होगी। तो ये होती है एक्साइल के अंदर। एक्साइल का और इससे आगे आता है फ्री सेंट्रल। इसका मेन डिफरेंस यही है कि सेप्टा यानी लोक्यूल्स, सेप्टा पाए जाते हैं एक्साइल के अंदर, और फ्री सेंट्रल के अंदर सेप्टा नहीं पाए जाते हैं, यानी लोक्यूल्स नहीं होते हैं। ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, फ्री सेंट्रल और एक्साइल के बीच बीच में। वरना ये दोनों में से को डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेंट्रल प्लेसेंटा इन दोनों में पाई जाती है। तो यही एक डिफरेंस है इन दोनों में। अब तीसरी टाइप ऑफ प्लासेंटेशन आती है पैराइटल। इन पैराइटल प्लासेंटेशन ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवेरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट। अब पैराइटल से ये क्लियर होता है कि पेरीफेरी पे प्रेजेंट होंगे ओव्यूल, ये क्लियर हो जाता है पैराइटल से। इनर वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, ये आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा इसकी। देखिए, इनर साइड है ना ये प्रेजेंट, आउटर साइड नहीं है। तो डायग्राम से क्लियर हो गया कि इनर वॉल पे प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स ओवेरी के, और पेरिफेरल पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, ये इसके नाम से क्लियर हो रहा है पैराइटल से। ओवेरी इज वन चेम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चेम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है एक, जो मैंने लिखा भी हुआ है ऊपर, फॉल्स सेप्टम बन जाता है इसमें पैराइटल के अंदर। मल्टीलोक्यूलर ओवेरी होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक। एक्साइल का ये हमने देख लिया, इसमें डिफरेंट सेक्शंस बन जाते हैं, लोक्यूल्स। मल्टी मीन्स मोर देन टू, यूनी इज वन, बाई इज टू, एंड मल्टी और पोली इज मोर देन टू। सो मल्टी लोक्यूलर, इसमें तीन बन रहे हैं तो मल्टी बोल सकते हैं। मल्टी लोक्यूलर ओवेरीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लासेंटेशन, और फॉल्स सेप्टम पैराइटल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब ये आपको याद रखना है कि फॉल्स सेप्टा बन जाता है पैराइटल के अंदर ही बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया हुआ है कि ओवेरी वन चैम्बर्ड होती है इसमें, तो ये इसके फिगर से क्लियर हो रहा है कि वन चैम्बर्ड है। यहाँ आपको कहीं भी डिफरेंट चेम्बर्स नहीं दिख रहे ना, ऐसे जैसे मल्टीलोक्यूलर ओवेरी थी, मल्टी चैम्बर्ड थी, यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट थी एक्साइल में, वैसे नहीं दिख रहे ना। एक ही चेम्बर दिख रहा है आपको, इसलिए इसमें सेप्टा नहीं होता, एक ही चेम्बर होता है, वही आपको बोला है। बट इट बिकम्स टू चेम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स चैम्बर। अब 3 या 4 चैम्बर नहीं हो जाती फॉल्स सेप्टम के आने से, ये आपको याद रखना है। एक चैम्बर थी, ये तो डायग्राम फिगर से क्लियर हो रहा है। अब क्योंकि फॉल्स सेप्टम एक ही आया है इसमें, ऐसा नहीं बोला आपको 2-3 आए हैं फॉल्स सेप्टम, तो क्योंकि एक ही आएगा, मान लीजिए यहाँ आएगा या फिर ऐसे आएगा, तो दो ही पार्ट में डिवाइड करेगा ना उसको, तो इसलिए बोला गया है इट बिकम्स टू चेम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। अब इसी के अंदर पैराइटल के अंदर ही फॉल्स सेप्टम पाया जाता है। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हमने सीक्वेंस याद रखा था ना डिफरेंट टाइप ऑफ प्लासेंटेशन का, मैप एफ बी से। सो पी के बाद एफ आता है ना उसमें, तो पी होती है पैराइटल, उसके बाद एफ आ रहा है, यानी फॉल्स।
एफ से फाल सेप्टम आपको याद आ जाएगा, क्योंकि पी के बाद एफ आ रहा है तो पराइटल में होगा फाल सेप्टम, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं, एक आपको डाउट आ सकता है कि एफ से होता है फ्री सेंट्रल, तो एफ से फाल सेप्टम इसमें क्यों नहीं आता? इसमें इसलिए नहीं आता क्योंकि कंसेप्चुअली हमने लर्न किया हुआ है कि इसमें तो एब्सेंट ही होता है सेप्टा, बिल्कुल एब्सेंट होता है। यही तो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको डिफ्रेंशिएट करती है फ्रॉम एक्साइल। एक्साइल में सेप्टा होता है, इसमें एब्सेंट होता है, सिर्फ यही डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो ये तो हमने कंसेप्चुअली लर्न किया है कि फ्री सेंट्रल के अंदर एब्सेंट होता है सेप्टा, तो कोई बात ही नहीं है कि इसमें होगा फॉल सेप्टम। पराइटल में कैसे होगा, कैसे लर्न करना है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके एग्जांपल्स भी हम लर्न कर चुके हैं, मस्टर्ड और आर्जीमोन कैसे लर्न देखना है इनको। व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, जी हाँ, जैसे एक्सिस पे बोन बोर्न कर रहे थे एक्साइल के अंदर, वैसे ही सेंट्रल एक्सिस पे इस पे भी बोर्न करते हैं, ये फ्री सेंट्रल है। एंड सेप्टा आर एब्सेंट, दिस इज द डिफरेंस। तो एक सिमिलैरिटी होती है फ्री सेंट्रल और एक्साइल के बीच में, दैट इज सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल, यानी प्लेसेंटा सेंट्रल होती है, एक सिमिलैरिटी होगी। और एक डिफरेंस होता है कि एक्साइल में चेम्बर्स पाए जाते हैं, मल्टीलोक्यूलर ओवेरी होती है, यानी सेप्टा प्रेजेंट होता है एक्साइल में और एब्सेंट होता है फ्री सेंट्रल में। तो एक सिमिलैरिटी, एक डिफरेंसेस। डायंथिस और प्रिमरोज इसके एग्जांपल्स होते हैं, हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कैसे देखना है इनको। अब आई थिंक ये चारों टाइप ऑफ प्लासेंटेशन के हम डायग्राम्स भी देख चुके हैं। देखिए फ्री सेंट्रल है ये, क्योंकि सेंट्रल में प्रेजेंट है, इसमें ओव्यूल्स और सेंट्रल होती है प्लेसेंटा, तो डायग्राम से क्लियर हो रहा है। अब जो लास्ट है ये भी यही बेसल का डायग्राम है, यही देख लेते हैं। देखिए इसमें बेसल इसलिए बोला गया क्योंकि बेस पे इसके पाया जाता है ओव्यूल, बेस पे अटैच होता है, ये देखिए। और सिंगल ओव्यूल पाया जाता है, इसमें एक ही है, आप देख सकते हैं। तो सिंगल ओव्यूल होता है और बेस पे अटैच होता है ओव्यूल ओवेरी के, ये दोनों डायग्राम से क्लियर हो रहे हैं, इसलिए इसको बेसल बोला जाता है। द प्लासेंटेशन इज फ्री सेंट्रल, ये देख चुके हैं हम। इन बेसल प्लासेंटेशन प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवेरी, जी हाँ, वहीं पे ओव्यूल प्रेजेंट होता है, तभी तो उसको बेसल बोलते हैं। तो प्लेसेंटा बेस ऑफ ओवेरी पे होगी, वहीं ओव्यूल मिलेगा, और सिंगल ओव्यूल होता है इसमें, वो भी डायग्राम से क्लियर हो रहा है। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड के अंदर ये पाई जाती है, ये हम देख चुके हैं कैसे लर्न करना है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये टॉपिक, प्लासेंटेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं आप इसे, इस चैप्टर का, मॉर्फोलॉजी का। और देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि इसको 5 मिनट में नहीं ख़त्म किया जा सकता, वो सही साबित हुआ। हमने ऑलमोस्ट 12.5 मिनट ले लिए प्लासेंटेशन को कंप्लीट करने में। तो ऑनेस्टली इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब फ्रूट की बारी आती है इसके बाद। फ्रूट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावर और फ्रूट ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं एंजियोसोम्स के, ये हम प्लांट किंगडम के अंदर भी देख चुके हैं। इट इज़ अ मेच्योर और रिपन्ड ओवेरी, ये भी हमने देखा था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, ये भी प्लांट किंगडम के अंदर आ चुका है। रिपन्ड और मैच्योर्ड इन दोनों का मतलब सेम होता है, मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैचुरेशन हो जाता है ओवेरी का इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। या मैंने हाईलाइट इसको इसलिए नहीं कराया हुआ है क्योंकि प्लांट किंगडम में ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूँ मैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है ओव्यूल और ओवेरी का। इफ़ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवेरी इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब ये कार्प वर्ड एसोसिएटेड होता है फ्रूट के साथ, ये हम जानते ही हैं। देखिए नीचे भी गिवन है पेरी कार्प, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सरफेस होता है, ये बेसिकली लेयर्स होती हैं फ्रूट की। तो कार्प वर्ड फ्रूट के साथ एसोसिएटेड है। एंड पार्थेनो वर्ड का मीनिंग होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक और वर्ड आता है हमारी एनसीईआरटी में पार्थेनोजेनेसिस, उसका मतलब होता है बिना फर्टिलाइजेशन के एग से जब कोई ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। जेनेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो पार्थेनो हुआ विदाउट फर्टिलाइजेशन। और ये जो मैं आपको टर्म बता रहा हूँ पार्थेनोजेनेसिस, ये आती है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में, क्लास 12 बायोलॉजी। तो पार्थेनो मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, कार्पिक मीन्स फ्रूट, तो फ्रूट की फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनो कार्पिक फ्रूट बोलेंगे उसको। ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में भी आता है आई गेस यही टर्म।
क्लास 12 बायोलॉजी। जनरली फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वाल और पेरिकार्प एंड सीड्स। तो फ्रूट के अंदर सीड होगी और वाल होगी। जैसे कि ओवेरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, तो फ्रूट के अंदर सीड भी होगा। द पेरिकार्प में बी ड्राई और फ्लैशी। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि ड्राई और फ्लैशी दोनों हो सकती है पेरिकार्प। ये दोनों के एग्जांपल्स आपको यहाँ पे गिवन है। तो होती ही है ड्राई और फ्लैशी पेरिकार्प, ये आपको लर्न हो जाएगा। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प, मिडल मीजोकार्प एंड द इनर एंडोकार्प। तो मीज़ो वर्ड का मतलब मिडल होता है और एंडो का इनर मोस्ट होता है। ये हम एनिमल किंगडम से भी जानते हैं, जहाँ पे मीजोडर्म और एंडोडर्म आती हैं। एक्टोडर्म, एक्टो वर्ड एसोसिएटेड विद आउटसाइड एंड एपी इज आल्सो एसोसिएटेड विद आउटर मोस्ट। तो एपी एंड एक्टो आर एसोसिएटेड विद आउटर मोस्ट थिंग एंड मीजो एंड एंडो आर मिडल एंड इन इनर मोस्ट थिंग। तो ये हम जानते हैं एनिमल किंगडम से भी। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। तो इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना होगा कि इन दोनों के फ्रूट को ड्रूप बोलते हैं। ये डीएमसी वर्ड आप याद रख सकते हैं। डीएमसी क्या होती है? डिटेल्ड मार्क्स सर्टिफिकेट। जैसे 10th की मार्कशीट होती है ना, उसको डीएमसी बोलते हैं। तो डी से ड्रूप और एम से मैंगो और सी से कोकोनट। इससे आप याद रख सकते हैं कि ड्रूप होता है मैंगो और कोकोनट के फ्रूट का नाम। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवेरीज एंड आर वन सीडेड। तो वन सीडेड होते हैं ये दोनों के फ्रूट का नाम एक ही है, तो सीड भी दोनों में एक ही तरह के होंगे, तो वन सीडेड होंगे। ये एक आप याद रख लीजिए। मैंगो आप जानते हैं, आपका कॉमन एक्सपीरियंस है कि मैंगो में सिर्फ एक सीड होता है, और क्योंकि इन दोनों के फ्रूट का नाम एक है, तो कोकोनट के अंदर भी एक ही सीड पाया जाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं। मोनोकार्पलरी होता है ये, और सुपीरियर ओवेरीज से डेवलप होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वन सीडेड होता है मैंगो, ये आप कॉमन एक्सपीरियंस से जानते हैं। आप जब देखते हैं आपको पता है, अगर आपने मैंगो देखा होगा तो कि इसमें एक ही सीड होता है। देखिए, एक ही होता है ये। और इस वन सीड से आप याद रख सकते हैं कि मोनोकार्पलरी होता है, यानी कार्पल भी एक ही पाया जाता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। और सुपीरियर ओवेरी होती है इसमें, इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, क्योंकि ये दोनों जो फ्रूट्स होते हैं मैंगो और कोकोनट, ये हमारे खाने के काम आते हैं। तो जो हमारे खाने के काम आ गया वो सुपर फ्रूट हुआ ना। तो सुपर फ्रूट से आप सुपर ओवेरीज याद रख सकते हैं। इन मैंगो पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड। तो ऑफ कोर्स मैंगो में थिक होता है ना, पल्प पाया जाता है बहुत सारा। और ऊपर हमने पढ़ा था कि थिक एंड फ्लैशी होती है पेरिकार्प, तो डिफ्रेंशिएटेड होती है 3 लेयर्स में। तो वही यहाँ पे बताया गया है, मैंगो में पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर थिन एपिकार्प। तो ऊपर का जो कवर होता है मैंगो फ्रूट का, वो काफ़ी थिन होता है, ये हम जानते ही हैं। तो एपिकार्प थिन होगी। मिडल का फ्लैशी होता है, मतलब जो खाने का मेन पार्ट है पल्प मैंगो का मिडल होता है, ये भी हम जानते हैं। एडिबल मीजोकार्प। एडिबल का मतलब यही है कि वो खाने के काम आता है। एंड एन इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। तो क्योंकि इसका सीड हार्ड होता है, तो उसके साथ जो जुड़ा हुआ एंड वाला पार्ट है इस वाल का, एंडोकार्प, वो स्टोनी हार्ड होता है। क्योंकि सीड हार्ड है और उससे जुड़ा हुआ पार्ट भी हार्ड होगा, तो स्टोनी हार्ड होगा एंडोकार्प। ये ऑब्जर्वेशन भी है आपकी कॉमन। सीड की तरह ही एंडोकार्प भी हार्ड होता है। इन कोकोनट विच इज़ आल्सो अ ड्रूप। ये दोबारा रिपीट हो गया लाइन, इसमें मैंने हाईलाइट नहीं किया। द मीजोकार्प इज फिब्रस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मीजोकार्प होती है फिब्रस कोकोनट के अंदर। आप देख सकते हैं कि बाहर से ऐसा लगता है कि एपिकार्प होगी इसमें फिब्रस, क्योंकि बाहर से देखने से कोकोनट को लगता है कि जो मजबूती देगी उसको, वो एपिकार्प होगी। बाहर से दिख रहा है ना, फाइबर्स बाहर से ही दिखते हैं, तो कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है ये कि एपिकार्प होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मीजोकार्प होती है फिब्रस। इसको ऐसा ऐसे आप याद रख सकते हैं कि फाइबर्स किसी भी प्लांट में क्या करते हैं, उसको मजबूती देते हैं। तो मजबूती से मीजोकार्प याद आना चाहिए आपको। एम से मजबूती और एम से मीजोकार्प।
तो फिब्रस मीजोकार्प होता है ना कि एपिकार्प कोकोनट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि देखने से ऐसा लगता है कि एपिकार्प होगा बाहर से। अब ये लेबलिंग दी हुई है इसकी काफ़ी आसान है। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ फ्रूट इज़ एपिकार्प, एंड यहाँ पे कोई लेबलिंग ही नहीं की गई है क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं होती ना कोकोनट में। कोकोनट में क्योंकि मजबूती देती है मीजोकार्प, इसलिए लेबलिंग उसमें मीजोकार्प की ही की गई है। तो ये लेबलिंग आपसे पूछी जाए तो आपको करनी आनी चाहिए। सीड बताया गया फिर दोनों में, इनर मोस्ट पार्ट, और एंडोकार्प उससे पीछे मार्क किया गया। देखिए यहाँ पे आता है एंडोकार्प और उसके इनर साइड पे सीड आता है, तो पता होना चाहिए आपको, अंदाज़ा होना चाहिए कि कहाँ क्या आता है। वैसे यहाँ पे है इनर मोस्ट सीड है, उसके बाहर है एंडोकार्प उससे जुड़ा हुआ, इनर स्टोनी होता है एंडोकार्प, बता दिया मैंने आपको, और मीजोकार्प होगा बीच वाला, एंड आउटर मोस्ट इज एपिकार्प। तो लेबलिंग भी आपको आनी चाहिए अगर आ जाए एग्जाम में। तो यहाँ पे ख़त्म होता है फ्रूट। अब सीड की बारी। द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड्स, ये इस चैप्टर में भी दूसरी बार आ चुकी है आई थिंक स्टेटमेंट। आई डोंट नो, पहली बार आई है क्योंकि ओवेरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट ये आई है पीछे फ्रूट में, यहाँ ये पहली बार आई, लेकिन प्लांट किंगडम में आ चुकी है, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया इसको। अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। जैसे फ्रूट दो चीज़ों से बना होता है, वाल एंड सीड, वैसे ही सीड भी दो चीज़ों से बना होता है, एक सीड कोट, तो फ्रूट वाल की जगह ले ली सीड के अंदर सीड कोट ने, और उसके इनर जो सीड पाया जाता था उसकी जगह सीड में ले ली एम्ब्रियो ने। तो ऐसे एनालॉजी से आप याद रख सकते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं सीड और फ्रूट के। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल। तो अब एम्ब्रियो की डिफ्रेंशिएशन आपको यहाँ पे बता रहा है, नीचे सीड कोट की बताएगा। तो एम्ब्रियो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, रेडिकल और प्लूम्यूल इसके अंदर होते हैं, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इज मेड अप ऑफ रेडिकल, एम्ब्रायोनल एक्सेस, एंड वन इन वीट एंड मेज, एंड टू कोटेलोडोन इन ग्राम एंड पी। तो एम्ब्रायनल एक्सिस के अपर और लोअर साइड ही प्रेजेंट होते हैं ये रेडिकल और प्लूम्यूल। यहाँ पे थ्योरी में उसका नाम गिवन नहीं है प्लूम्यूल का, लेकिन प्रेजेंट ज़रूर होता है। देखिए ये एम्ब्रायनल एक्सिस होती है सीड की, और ये ऊपर वाला हिस्सा होता है प्लूम्यूल, जिससे शूट सिस्टम बनता है और रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है। तो ज़रूर प्रेजेंट होता है इसमें प्लूम्यूल भी, यहाँ मिस कर दिया है उसको थ्योरी में। तो वन कोटिलेडोन होता है मोनोकोट्स के अंदर, ये हम जानते हैं। वीट और मेज इनके एग्जाम्पल्स हैं मोनोकोट्स के, और ग्राम और पी एग्जाम्पल्स हैं डाइकोट्स के। तो वीट मोनोकोट होता है, ये हम पीछे भी लर्न कर चुके हैं। मेज भी होता है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, मोनोकोट एम से स्टार्ट होता है, और मेज भी, तो मेज भी मोनोकोट के अंदर आता है। दो कोटेलोडोन्स वालों सीड को बोलते हैं डाइकोट्स, और इनके एग्जांपल्स हैं ग्राम और पी। अब ये जो डाइकोट्स हैं ये मोस्टली जो फैमिली होती है पल्सिस की, लेग्यूमिनेसिया, उसमें पाए जाते हैं। तो ये ग्राम पी और ग्राउंडनट भी इसी में आता है। तो ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं, एक मूंगफली होती है, इसमें दो पाई जाती हैं, ये मोस्ट कॉमन होते हैं पार्ट्स। जो मोस्ट कॉमन मूंगफली आप देखेंगे उसमें दो पार्ट्स होते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि डाइकोट होती है ग्राउंडनट, और ग्राउंडनट आती है पल्सिस लेग्यूमिनेसी फैमिली में, और ग्राम पी भी उसी में आते हैं, तो ये भी डाइकोट होंगे। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कौन से डाइकोट होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोट सीड। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सीड इज सीड कोट। ऑफ कोर्स सीड कोट प्रोटेक्शन के लिए होता है सीड के, तो प्रोटेक्शन के लिए तो आउटर मोस्ट ही होना चाहिए। द सीड कोट हैज़ टू लेयर्स। अब ये लेयर्स के नाम आपको पता होना चाहिए, आउटर टेस्टा एंड द इनर टैगमन। तो टेस्टा और टैगमन होते हैं, इनमें से आउटर होती है टेस्टा, तो टा ए से एंड हो रही है, ए से, और आउटर स्टार्ट होता है ओ से। तो टेस्टा के पीछे आता है ए टेस्टा, और आउटर भी ए से स्टार्ट होता है आउटर। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि आउटर लेयर होगी टेस्टा और इनर होगी टैगमैन, क्योंकि एन आता है इसके एंड में और इनर में भी दो दो एन आ रहे हैं। तो ऐसे आप याद रख पाएंगे इन लेयर्स को। द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट। तो हाइलम स्कार होता है, और ये पार्ट होता है ओव्यूल का। बेसिक स्ट्रक्चर जो ओव्यूल की है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फ्लावरिंग प्लांट में डिटेल में आपको गिवन है, तो वहाँ पे एक हिस्सा होता है ये हाइलम, बेसिकली रीजन होता है।
जहाँ पे ओव्यूल जुड़ा होता है प्लेसेंटा से। अब प्लेसेंटा क्या करती है, ओवेरी से ही तो जोड़ती है ओव्यूल को। तो बेसिकली हाइलम इज द रीजन वेयर ओव्यूल इज अटैच टू द ओवेरी। अब ओवेरी और ओव्यूल से हाइलम में जुड़ रहा है। अब ओवेरी बन जाएगी फ्रूट और ओव्यूल बन जाएगा सीड। तो फ्रूट से सीड को जो हिस्सा जोड़ेगा उसको भी हाइलम बोलेंगे। एनालॉजी से आप लर्न कर सकते हैं। स्कार होता है बेसिकली, स्पेस ही मान सकते हैं आप इसको। स्कार मैंने जो स्पेस बन जाता है प्लेसेंटा के अटैचमेंट से ओव्यूल से, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। अबोव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपायल विद इन द सीड कोट इज एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियो लैक्सिन टू कार्टिलेज। ये तो हम देख चुके हैं इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया है इसको, सीड के अंदर क्या होता है। अब हाइलम के अबोव प्रेजेंट होता है ये स्मॉल पोर माइक्रोपायल। पोर होता है ये, इस पायल से आप याद रख सकते हैं कि ये स्मॉल पोर होता है। इसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम अगर आप देखें तो इससे आपको ऐसा लग सकता है कि नीचे की ओर है ना, ये तो ये हाइलम है और इसके नीचे की ओर लग रहा है कि माइक्रो पायल प्रेजेंट है, लेकिन थ्योरी में क्यों नहीं, ये ऊपर प्रेजेंट है, अबोव है। तो ये आप देख सकते हैं ये सीड किसका, चने का लग रहा है, ये उल्टा लग रहा है ना आपको। इसको सीधा करके देखिए, आपको पाएंगे कि हाइलम के ऊपर प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइल। सो क्योंकि ये उल्टा दिया हुआ स्ट्रक्चर, इसलिए आपको धोखा हो सकता है कि नीचे है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीधा करिए, माइक्रोपाइल अबोव ही प्रेजेंट होता है हाइलम के। एक्चुअली इसको पोर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एक इंडीड कैविटी होती है जिसके अंदर से एंटर करती है पोलन ट्यूब। इस साइड से ही एंटर करती है, माइक्रोपाइलर साइड से। ये हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। और आई थिंक हमने पढ़ा भी होगा शायद प्लांट किंगडम में कि माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है पोलन ट्यूब पोलिनेशन के टाइम। तो पोर इसलिए बोला क्योंकि ये कैविटी होती है, इसी रीजन से एंटर करती है पोलन ट्यूब। The cotyledons are often fleshy and full of reserve food materials. At the two ends of the embryonal axis are present radicle and plumule। देखिए यहाँ पे जिक्र आ गया प्लूम्यूल का, embryonal axis के एंड्स पे ही प्रेजेंट होते हैं ये। और कोटिलेडोन फूड को स्टोर करते हैं इन मोनोकोट्स, मोनोकोट्स में पाए जाते हैं। कोटिलेडोन्स स्टोरेज के लिए फुल्ली डेवलप्ड होते हैं, डाइकोट्स में ऐसा नहीं होता, कंज्यूम हो जाते हैं वो। एक्चुअली ये मैं थोड़ी जल्दी कर गया क्योंकि जो कंज्यूम होता है वो एंडोस्पर्म होता है डाइकोट्स के अंदर। जो कोटिलेडन्स होते हैं ये फ्लैशी होते हैं और फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं दोनों के अंदर ही। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है मोनोकोट्स और डाइकोट्स का। आप देख सकते हैं इस डायग्राम से भी क्लियर होता है ना यार, कितनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स हैं ये कोटिलेडोन्स हैं। एक्चुअली ये डाइकोट्स का गिवन है आपको क्योंकि दो कोटिलेडोन दिख रहे हैं। मोनोकोट्स में भी ऐसा होता है, रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करते हैं ये। एंड इवन बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं कोटिलेडोन्स डाइकोट्स के अंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि एंडोस्पर्म इसमें कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, तो फूड मटेरियल स्टोर करने का एकमात्र जरिया बचता है कोटिलेडोन्स। तो इसलिए डेवलप्ड होते हैं इसमें काफ़ी। ये दिख रहा है आपको डाइकोट्स के अंदर। In some seeds, such as castor, endosperm formed as a result of double fertilization। डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है एंडोस्पर्म और ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। ये दोनों चीज़ें प्लांट किंगडम के अंदर देख चुके हैं, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया यहाँ पे। केस्टर में एंडोस्पर्म फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो ऑफ कोर्स क्योंकि एंडोस्पर्म फूड स्टोर कर रहा है सीड का, इसलिए एंडोस्पर्मिक सीड बोला जाता है और केस्टर में ये पाया जाता है। अब ये दो एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं, एक केस्टर का और मोनोकोट्स में आता है ऑर्किड। ये दो ऐसे आपको प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे जो उनके जो मेन स्ट्रीम प्लांट्स होते हैं उस ग्रुप के। जैसे डाइकोट का है केस्टर, तो डाइकोट्स में सब में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, सारे के सारे डाइकोट्स में एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है। डाइकोट्स यानी दो बड़े बड़े कोटिलेडोन्स होते हैं, वही स्टोर करते हैं फूड, उनमें एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है। ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है इनका केस्टर जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। उसी तरीके से मोनोकोट्स के अंदर, क्योंकि कोटिलेडोन तो एक ही है ना, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं कि कोटिलेडोन तो एक ही है, तो फूड स्टोर कैसे, इनफ फूड कैसे स्टोर होगा, तो इनमें एंडोस्पर्म पाया जाता है
मोनोकोट्स के अंदर फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि एक ही इनमें कोटिलेडोन पाया जाता है, इन्हें फूड स्टोर नहीं कर सकता। लेकिन इनमें एक्सेप्शन होता है ऑर्किड का, जिसमें नहीं पाया जाता है एंडोस्पर्म फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये दो एक्सेप्शन होते हैं मोनोकोट्स और डाइकोट्स के अंदर, तो आपको लर्न करने हैं। एक्सेप्शंस पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए आपका, क्योंकि यही फेवरेट टॉपिक्स होते हैं एग्जामिनर के पूछे जाने के लिए। तो ये मैंने दो ट्रिक्स लिखी हुई हैं आपके सामने टू लर्न दीज एक्सेप्शंस। ए बी सी डी के अंदर सी के बाद आता है डी, यानी केस्टर होगा डाइकोट, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। और एम एन ओ पी ये भी सीक्वेंस है ए बी सी डी का। एम एन मीन्स मोनोकोट और ओ से ऑर्किड। तो केस्टर और ऑर्किड किन ग्रुप्स के अंदर आते हैं ये मैंने आपको बता दिया, और ये दोनों एक्सेप्शंस होते हैं, यानी अपने ग्रुप्स के एक्सेप्शंस होंगे। अपने ग्रुप की जनरल फीचर क्या है विद रिस्पेक्ट टू एंडोस्पर्म और एक्सेप्शन क्या होगा, ये आप अब समझ सकते हैं। मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ। एंडोस्पर्मिक सीड होता है केस्टर में, एग्जाम्पल होता है डाइकोट्स, एक्सेप्शन होता है डाइकोट्स का। इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम एंड पी, तो तीनों लेग्यूमिनेसी यानी पल्सेस की फैमिली से आते हैं, तो डाइकोट्स होंगे। द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड एंड सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस, बिकॉज डाइकोट्स होते हैं इनफ फूड स्टोर हो जाता है कोटिलेडोन्स के अंदर ही, तो एंडोस्पर्म की कोई नीड नहीं है। बीन, ग्राम, पी पल्सेस की फैमिली में आते हैं, डाइकोट्स होते हैं, तो एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। Structure of monocot seed now, जनरली मोनोकोट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, मैंने आपको रीजन ऑलरेडी बता दिया, बट सम एज इन ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक, एक्सेप्शन भी लर्न करवा दिया है। इन द सीड्स ऑफ सेरेल्स सच एज मेज द सीड कोड इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वाल। अब सेरेल्स होते हैं फसलीय पौधे जो फसलों के रूप में उगाए जाते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल, बाजरा, जवार, मेज़ आई थिंक बाजरा होता है हिंदी के अंदर। तो सेरेल्स फसलें होती हैं और ये सारे मोनोकोट्स होते हैं, क्योंकि मेज़ मोनोकोट है। और आगे दिया गया है द एंडोस्पर्म इज बल्क इन स्टोर फूड, तो सभी सेरेल्स के अंदर, क्योंकि सभी सेरेल्स मोनोकोट्स होती हैं, एंडोस्पर्म पाया जाता है, और यही बल्कि इसलिए होता है क्योंकि फूड को स्टोर करता है। तो मेज भी इंक्लूडेड है, जनरल एग्जांपल्स हैं ये मोनोकोट्स के, पाया जाएगा इनमें एंडोस्पर्म। सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड इट इज फ्यूज्ड विद द फ्रूट वाल। तो फ्यूज्ड वर्ड आप फ्रूट से याद रख सकते हैं कि फ्रूट के साथ आ रहा है तो फ्यूज्ड होगा, और मेम्ब्रेनस होता है इनमें सीड कोट। अब ये आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये मोनोकोट्स का होता है ना, एम से मोनोकोट और एम से मेम्ब्रेनस। द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। तो ये प्रोटीनेशियस लेयर होती है, ये आपको लर्न हो ही जाना है, क्योंकि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर आप पढ़ने वाले हैं, जब जहाँ क्लोरोप्लास्ट का जिक्र आएगा। एल्यूरोन टाइप ऑफ ये होता है, प्लास्टिड होते हैं बेसिकली, एल्यूरोन टाइप ऑफ प्लास्टिड स्टोर करते हैं प्रोटीन्स को। तो इससे आपको लर्न हो जाएगा कि एल्यूरोन लेयर प्रोटीनेशियस होती है। अब एक और चीज़ यहाँ पे जो ध्यान रखने लायक है कि ये लेयर किसकी आउटर कवरिंग होती है, एंडोस्पर्म की या एम्ब्रियो की। सेपरेट तो करती है ये इन दोनों को, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इन दोनों में से आउटर लेयर किसकी होती है। तो ये एंडोस्पर्म की होती है। एल्यूरोन के पीछे आता है एन ई, और एंडोस्पर्म ई एन से स्टार्ट होता है, तो एन ई और ई एन से आप याद रख सकते हैं कि एंडोस्पर्म की आउटर लेयर होती है ये। The embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm। अब ये डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए एंडोस्पर्म लार्ज एंड बल्की होता है, ये दिख भी रहा है। मोस्ट ऑफ द पार्ट इस सीड का, मोनोकोट सीड का एंडोस्पर्म ही ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए बल्की होता है। और एम्ब्रियो देखिए छोटा सा है, ये सिचुएटेड इन ग्रूव, एक कोने में पड़ा रहता है। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है जो भी थ्योरी में गिवन है बातें। सीड कोट और फ्रूट वाल ये दोनों फ्यूज्ड होती हैं एक दूसरे के साथ, ये भी थ्योरी में गिवन है पॉइंट। देखिए यहाँ पे एक साथ लिखा गया है, इनको अलग अलग नहीं लिखा गया, यही मतलब होता है फ्यूजन का, कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी फ्यूज्ड हैं, तो अलग अलग नहीं लिखा। सीड कोट एंड फ्रूट वाल मिक्सड हैं एक दूसरे में, इसका मतलब है फ्यूज्ड हैं। तो थ्योरी से ये पॉइंट इस डायग्राम से भी क्लियर होता है।
इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कोटिलेडोन नोन एज स्क्यूटेलम। तो स्क्यूटेलम का जिक्र मैंने पीछे भी किया हुआ है एक बार थोड़ा सा इसी चैप्टर के अंदर। शील्ड शेप्ड होता है ये कोटिलेडोन, इससे आप याद रख सकते हैं इसका नाम स्क्यूटेलम। एस से शील्ड और एस से स्क्यूटेलम, और एक ही होता है इनमें कोटिलेडोन, हम जानते हैं मोनोकोट्स होते हैं ये। एंड शॉर्ट एक्सेस विद प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल, तो एम्ब्रायनल एक्सिस पे ही होते हैं प्ल्यूमल रेडिकल, हम जानते हैं। शॉर्ट होती है ये एक्सिस, ये आप ना भी याद रखें तो चल जाएगा, क्योंकि डाइकोट्स के अंदर भी शॉर्ट ही होती है, ये कोई डिफरेंस नहीं होता ये मोनोकोट्स और डाइकोट्स का। फिर भी अगर आपको याद रखना तो ऐसे याद रख सकते हैं कि स्क्यूटेलम एस से स्टार्ट होता है तो शॉर्ट होगी ये एक्सिस, एस से स्टार्ट हो रही है। The plumule and radicle are enclosed in sheaths which are called coleoptile and coleorhiza। तो ये sheaths के नाम भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट की कौन सी शीथ होती है। एक्चुअली मोनोकोट्स का जो कोटिलेडन होता है स्क्यूटेलम, ये इसका नाम स्क्यूटेलम क्यों है ये मैं आपको लर्न करवा चाहूँगा उन शीथ से ही, क्योंकि शीथ्स पाई जाती हैं इनके सीड के अंदर, तो इससे मैंने लर्न करवाया था कि स्क्यूटेलम होता है इनके कोटिलेडोन का नाम। अब कोलियोप्टाइल शीथ होती है प्ल्यूम्यूल की, क्योंकि इसमें पी आता है, प्ल्यूम्यूल में पी स्टार्ट होता है पी से। रेडिकल आर से स्टार्ट होता है और कोलियोरिजा में आता है आर। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि इसकी रेडिकल की कवरिंग यानी शीत होती है कोलियोरिजा। थ्योरी में हमने देख ही लिया था कि एंडोस्पर्म इन मोनोकोट सीड्स में बल्की होता है, लार्ज होता है, तो ये जो बड़े वाला पार्ट है ये एंडोस्पर्म का होगा, और ये जो दूसरा बचा ये स्क्यूटेलम का यानी कोटिलेडन होगा। ऐसे आप लर्न कर सकते हैं, कोटिलेडन इनका मोनोकोट्स का स्क्यूटेलम होता है और ये स्मॉल होता है। और ऐसा भी इसको लर्न किया जा सकता है कि जो प्ल्यूम्यूल और कोलियर रेडिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं ये कोटिलेडोन के साथ एसोसिएटेड होती हैं। आप डाइकोट्स सीड के साथ भी जान सकते हैं कि उसमें ये जो कोटिलेडोन्स हैं इनके साथ जुड़ी हुई हैं प्ल्यूम्यूल और रेडिकल। तो जहाँ पे प्ल्यूम्यूल और रेडिकल होगा वहाँ पे पाया जाएगा ये कोटिलेडोन स्क्यूटेलम, और इसका अदर हिस्सा होगा सीड का एंडोस्पर्म। तो आई थिंक सारी लेबलिंग हमने कर ली हैं इस पेज के ऊपर। एंड एक चीज़ बच गई है या एंडोस्पर्म 3N होता है यानी ट्रिप्लॉइड होता है, और इसकी जो एल्यूरोन लेयर होगी क्योंकि एंडोस्पर्म से एसोसिएटेड होती है ये, तो ये भी ट्रिप्लॉइड होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि किसके साथ एसोसिएटेड है ये लेयर एल्यूरोन, एम्ब्रियो के साथ होती तो डिप्लॉइड होती इसकी प्लॉइडी, क्योंकि एम्ब्रियो सीड का ही तो हिस्सा होता है और सीड होता है डिप्लॉइड, तो एम्ब्रियो के साथ एसोसिएटेड होती तो डिप्लॉइड होती, क्योंकि एल्यूरोन लेयर एंडोस्पर्म के साथ एसोसिएटेड है इसलिए ट्रिप्लॉइड है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। अब इसको सेमी टेक्निकल क्यों बोला है डिस्क्रिप्शन को, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। सेमी मीन्स आधा और टेक्निकल मीन्स जहाँ पे वर्ड्स और सिंबल्स एक्चुअली यूज़ किए जाते हैं अल्फ़ाबेट्स के। सेमी क्योंकि आधे ही सिंबल यूज़ किए जाते हैं, आधे इसमें सिंबल्स होते हैं, आधे नंबर्स होते हैं, पूरे पूरे सिंबल्स उनके अल्फ़ाबेट्स के नहीं होते, इसलिए सेमी टेक्निकल है। सेमी टेक्निकल का अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि आधे इसमें नंबर्स यूज़ होते हैं फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर जो डिस्क्राइब करता है फ्लावरिंग प्लांट की फैमिली को, और आधे नंबर्स होंगे और आधे उसमें अल्फ़ाबेट्स पाए जाएंगे, इसलिए सेमी टेक्निकल। द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी ब्रीफ इन सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं आपको इस डिस्क्रिप्शन के, पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी ब्रीफ। तो जो आदमी किसी प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है तो वो इन्फॉर्मेशन उस डिस्क्रिप्शन उस प्लांट के बारे में ब्रीफ होना चाहिए। इट हैज़ टू बी एज एफिशिएंट एज पॉसिबल, एज स्मॉल एज इट इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन यानी इन्फॉर्मेशन चाहता है और बड़े बड़े ड्राफ्ट बना दिए जाएं उसके बारे में और उनमें ही उलझा रह जाए वो। उस प्लांट के बारे में जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सिर्फ वही इंक्लूड करनी चाहिए इस डिस्क्रिप्शन में। इट हैज़ टू बी ब्रीफ, इसका ये मतलब है।
आसानी से किसी प्लांट का डिस्क्रिप्शन किसी भी व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जा सके, ये पर्पस होता है इसका। इट हैज़ टू बी ब्रीफ फर्स्ट ऑफ ऑल इन इन अ सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज। सिंपल होगी ही वो लैंग्वेज अगर साइंटिफिक है तो। ये एक्चुअली लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ की जाती है नेम्स के अंदर भी। प्लांट्स को जब नेम किया जाता है बाइनोमियल नेम के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सल होती है ये। एक एक कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि कोई भी हिस्सा हो चाहे दुनिया का, उसमें ये वैलिड होती है, सबको पता होती है। लोकल लैंग्वेज नहीं यूज़ की जानी चाहिए, ये अपोजिट मीनिंग हो गया इसका कि साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ की जानी चाहिए इस डिस्क्रिप्शन में। एंड प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है ये भी देखना इंटरेस्टिंग है, नीचे दिया हुआ है इस डिस्क्रिप्शन का सीक्वेंस क्या होता है। द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विद इट्स हैबिट। तो हैबिट और हैबिटेट का डिफरेंस आई थिंक मैं प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ ब्रीफ में बता देता हूँ। हैबिट होती है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए प्लांट, कि वो दिखता कैसा है क्या वो प्लांट, ट्री है, हर्ब है, शर्ब है, ये होती है हैबिट। और हैबिटेट होती है एक्सटर्नल लोकेशन ऑफ द प्लांट, एनवायरनमेंट ऑफ द प्लांट, कि किस लोकेलिटी में वो पाया जाता है, वो होता है उसका हैबिटेट। तो ये डिफरेंस है हैबिट और हैबिटेट में। सबसे पहले ये बताया जाता है, हैबिट बताई जाती है प्लांट की। तो ये डिस्क्रिप्शन बहुत ईजी है कि सीक्वेंस याद रखना कि सीक्वेंस क्या है। बेसिक से लेके एडवांस तक जाया जाता है। तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि वो है क्या प्लांट, हैबिट जिक्र किया जाता है उसका। सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले हैबिट आती है, तो बेसिक होगी सबसे पहले हैबिट। उसके बाद थोड़ा एडवांस गए, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बताए, यानी पहले बता दिया कि वो है क्या, ट्री है, हर्ब है या शर्ब है, इन तीनों में से कोई हो गया। अब उसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आएंगे, यानी डिटेल्स में हम जाएंगे कि अगर वो ट्री है तो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर मिलेंगी हमको, रूट, स्टेम्स और लीव्स, इनका डिस्क्रिप्शन। बेसिक से थोड़ी सी डिटेल में गए हम। उसके पार्ट्स का पहले तो जनरल अपीयरेंस बताई, हैबिट है, और उसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर, उसके पार्ट्स की डिटेल में गए हम रूट, स्टेम और लीव्स में। एंड देन द फाइनल फ्लोरल कैरेक्टर्स आएंगे, इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लोरल पार्ट्स, ये फाइनल होते हैं मोस्ट एडवांस चीज़ें एक प्लांट के बारे में। रिप्रोडक्शन बेसिकली फ्लोरल, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना एक प्लांट का। तो पहले जनरल अपीयरेंस, हैबिट, फिर वेजिटेटिव एंड लास्ट में आगे फ्लोरल कैरेक्टर्स यानी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। तो ये होता है सीक्वेंस इस इंफॉर्मेशन के देने का रिगार्डिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लांट है। सबसे पहले जनरल अपीयरेंस, हैबिट, फिर उसके डिटेल्ड पार्ट के बारे में बताया जाता है, जनरल पार्ट्स के बारे में कि उसमें क्या क्या है, ट्री है तो रूट, स्टेम और लीव्स हैं। अब और उससे आगे और डिटेल्ड में जाया जाता है कि अब उसके मोर इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में बताओ। पहले जनरल पार्ट्स के बारे में बताओ, वेजिटेटिव कैरेक्टर, फिर मोर इंपॉर्टेंट यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में, फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो ये होता है सीक्वेंस है। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला आर रिप्रेजेंटेड। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वेरियस पार्ट्स को डिस्क्राइब करने के बाद दिए जाते हैं ये फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला। ये ऑब्वियस भी है, क्योंकि जब आपने सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन कर लिया तभी आप समझ पाएंगे फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला को, इनके सिंबल्स और इनके मीनिंग्स को तभी समझ पाएंगे जब आपने पहले ऑलरेडी पार्ट्स को डिस्क्राइब कर लिया होता है। अब इन सिंबल्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया ये, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। इन द फ्लोरल फॉर्मूला BR स्टैंड्स फॉर ब्रैक्टेट। तो ये हम देख चुके हैं कि ब्रैक्टेट प्लांट क्या होता है, जिसमें ब्रैक्ट्स पाई जाती हैं फ्लावर में, उसको ब्रैक्टेट बोलेंगे। तो BR से ब्रैक्टेट, K स्टैंड्स फॉर कैलिक्स एंड C फॉर कोरोला। तो ये आपको पता होना चाहिए, कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि कोरोला और कैलिक्स दोनों ही C से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इनके लिए सिंबल अलग अलग यूज़ किए गए हैं, K फॉर कैलिक्स एंड C फॉर कोरोला। तो कैलिक्स से आपको ये वर्ड याद आना चाहिए 6, क्योंकि 6 में भी के आता है और कैलिक्स में भी के आता है। दैट्स वाई के स्टैंड्स फॉर कैलिक्स एंड सी फॉर कोरोला, ऐसे आप याद रख सकते हैं। पी स्टैंड्स फॉर पेरियांथ, ए फॉर एंड्रोशियम एंड जी फॉर गाइनोशियम। अब जी के नीचे अगर बार लगा दिया जाए फॉर सुपीरियर ओवेरी, अब ये याद रखना आसान है क्योंकि ये जो बार लगाया है वो ओवेरी के नीचे लगाया है, यानी ओवेरी ऊपर है तो सुपीरियर ओवेरी होगी।
अब ये बार अगर ओवेरी के ऊपर लगा दिया जाए, यानी ये हमारा गाइनोशियम इसके अंदर ही तो होती है ओवेरी, तो ये नीचे हो गया, ओवेरी नीचे होगी तो इंफीरियर ओवेरी हो गई। एंड दिस सिंबल यूज फॉर मेल एंड दिस फॉर फीमेल, ये तो आप जानते ही होंगे मेल और फीमेल के सिंबल्स क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप इनको ऐसे बना के लर्न कर सकते हैं। देखिए जैसे ये होता है मेल का ऐसे, तो इसको ऐसे कंप्लीट कर दीजिए, इसमें एम बन रहा है ना, तो ये मेल का होगा। और ऐसे ही फीमेल का होता है ये, इसको ऐसे एक लगा दीजिए यहाँ पे, तो ये बन रहा है एफ, तो ये फीमेल का होता है। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हैं कि कौन सा मेल का सिंबल है और कौन सा फीमेल का। और बाईसेक्सुअल का वो होगा जिसमें ये दोनों पाए जाएंगे, दिस डिनोट्स बाईसेक्सुअल प्लांट। पॉजिटिव एंड सर्कल ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है, और ये परसेंटेज असाइन जाइगोमॉर्फिक होता है। इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री होती है ना, तो रेडियस आपको इससे याद आना चाहिए, और रेडियस होती है सर्कल में, तो सर्कल होगा एक्टिनोमॉर्फिक, और इसमें दो जीरोस दिख रहे हैं आपको। और जाइगोमॉर्फिक बाई सेक्शुअल, बाई लिटरली सिमेट्रिकल होता है, यानी दो, बाई मीन्स दो, तो इसमें दो जीरोस दिख रहे हैं, तो ये होगा जाइगोमॉर्फिक। Fusion is indicated by enclosing the figure within bracket and addition by a line drawn above the symbols of the floral parts. तो फ्यूजन का मतलब होता है कि मिक्स हो गए हैं दो पार्ट्स, मिक्सचर बन गया उनका, तो एक ही ब्रैकेट के अंदर उनको इंक्लूड किया जाता है टू शो द फ्यूजन विद इन अ ब्रैकेट। ऐसे ब्रैकेट लगा के फ्यूजन को इंडिकेट किया जाता है। और दो पार्ट्स के बीच में, यहाँ जी हाँ, दो पार्ट्स के बीच में होता है ये एडेशन। एडेशन मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो एडेशन का ये मतलब होता है। तो उसके ऊपर एक लाइन लगा दी जाती है अबोव द सिंबल्स टू शो द एडेशन। फ्यूजन एक ही टाइप के पार्ट्स का होता है किसी फ्लोरल वॉल के अंदर, और एडेशन दो में होता है, इसलिए ओवर द सिंबल्स आपको बताया गया है कि दो सिंबल्स के बीच में एडेशन होता है। A floral diagram provides information about the number of parts of the flower। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्लोरल डायग्राम में कंटेंड है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। देयर अरेंजमेंट रिलेशन दे हैव विद वन अनदर, तो सारी चीज़ें ये फ्लोरल डायग्राम में भी होती हैं और फ्लोरल फॉर्मूला में भी बताई जाती हैं। ये कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है कि फ्लोरल डायग्राम में ही होंगी ये। The position of mother axis with respect to the flower is represented by the dot on the top of the floral diagram। तो ये MD से आप याद रख सकते हैं। MD मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर, तो हमारे घर की मैनेजिंग डायरेक्टर होती है ना मदर, सब कुछ वो हैंडल करती है, तो इसलिए इससे आप याद रख सकते हैं कि मदर एक्सिस को डॉट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये MD से आप याद रख सकते हैं। और मदर की पोजीशन क्योंकि सबसे हाई होती है घर के अंदर हमारे, तो यहाँ पे इस डॉट की पोजीशन हाईएस्ट होगी ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम, ये ऐसे याद रख सकते हैं आप। कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव वॉल्स। कैलिक्स आउटर मोस्ट होता है और गाइनोशियम इनर मोस्ट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कैलिक्स बीइंग द आउटर मोस्ट एंड गाइनोशियम बीइंग द इन द सेंटर और द इनर मोस्ट। ये आ गई नेक्स्ट लाइन। Floral formula also shows cohesion and adhesion within the parts of the walls and between the walls। तो कोहेशन बताया है विद इन द पार्ट्स ऑफ द वॉल, सेम वॉल्स के पार्ट्स में कोहेशन होता है, यानी फ्यूजन होता है, वो उससे डिनोट किया जाता है, ब्रैकेट से हमने देख लिया। और बिटवीन द वॉल्स एडेशन होता है, ये अबोव द पार्ट्स लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी हम देख चुके हैं। फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला इन फिगर 5.20 रिप्रेजेंट द मस्टर्ड फैमिली ब्रासिकेसिए। तो मस्टर्ड में आता है AR और ब्रासिकेसियम में RA आता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि मस्टर्ड फैमिली ब्रासिकेसी होती है, यानी ये एक ऐसी फैमिली है जो NCERT में गिवन है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको नहीं गिवन है, डिटेल्ड थ्योरी में नहीं है, सिर्फ इसका डायग्राम गिवन है, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला गिवन है, दोनों आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि NCERT में गिवन है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक सोची है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है।
आप जानते होंगे हार्डी ब्रोज को, अगर आप नहीं अपने WWE नहीं देखते तो शायद नहीं जानते होंगे। तो WWE में रेसलर्स होते हैं, तो हार्डी ब्रोज से आप याद का जो सिंबल होता है बेसिकली, ये सिंबल होता है हार्डी ब्रोज का, एग्जैक्टली दिस सेम सिंबल। एच एच आ रहा है ना दोनों में, तो हार्डी ब्रोज होते हैं ये। और ब्रोज से आप याद रख सकते हैं ब्रासी केस ये फैमिली, तो हार्डी ब्रोज का सिंबल ये होता है, और ब्रोज से आप याद रख सकते हैं ब्रासी केसी, तो ये सिंबल वाली फैमिली ब्रासी केसी होगी, ये आपको ऐसे लर्न करना है। एंड इसका जो फॉर्मूला है, फ्लोरल फॉर्मूला, ये हम याद कर रहे हैं चारों जो फैमिलीज उनके एक साथ फ्लोरल फॉर्मूलाज को याद कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए फैमिलीज़ का। सबसे पहले ब्रासिकेसिए आती है, फिर फेबेसिए, सोलानेसिए एंड देन लिलिएसिए। ब्रासिएसिए का इवन दो डिस्क्रिप्शन थ्योरी में गिवन नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका फ्लोरल फॉर्मूला गिवन है इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है इसको। अब इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं, बी से बासमती आप याद रख लीजिए, और FSL से फसल। बासमती राइस होती है, इसको क्लास 12 बायोलॉजी में हम पढ़ने भी वाले हैं, इसके बारे में आता है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन चैप्टर में, तो वहाँ पे पढ़ने भी वाले हैं, तो इसे याद रखना है आपको। बासमती एक फसल होती है, क्योंकि चावल की एक वैरायटी होती है ना बासमती, तो फसल तो होती है, तो बासमती फसल, इससे आप सीक्वेंस याद रख सकते हैं कि ब्रासिकेसी सबसे पहले आता है, फिर लास्ट में लिलिएसिए। एंड इनसे एसोसिएटेड ये की नंबर्स आपको याद रखने हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर्स ऑफ दीज फैमिलीज। ब्रासिकेसिया का 2 है, क्योंकि ABCD में बी आता है ना, सेकंड होता है बी, तो दो सेकंड मीन्स 2, तो ब्रासिकेसिया का नंबर होगा 2, कैरेक्टरिस्टिक नंबर। उसके बाद फेबेसी आता है, F से आप फर्स्ट याद रखेंगे, फेबेसिया से फर्स्ट, तो फर्स्ट होता है 1, तो इसका होता है कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 होता है इसका। कैरेक्टरिस्टिक नंबर वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है एक फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर, अगर वो आप याद रख लें तो जनरली ओवरऑल आप याद रख पाएंगे, पहचान पाएंगे उस फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूला को। एंड फर्स्ट इसलिए आप याद रख सकते हैं फेबेसी को, क्योंकि ये इसमें रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है, क्योंकि ये रेस करती है इसलिए हमेशा ये फर्स्ट आती है। उसके बाद आती है सोलानेसिए, और सोलानेसिए में क्योंकि एस से स्टार्ट होती है और एस 5 जैसा बनता है, ये देखिए 5 जैसा बन रहा है ना, तो 5 होता है इनका कैरेक्टरिस्टिक नंबर सोलानेसिए का। उसके बाद आती है लिलिएसिए। लिलिएसिए की एक कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन होती है कि इसमें पेरियांथ पाया जाता है, पी, पेरियांथ स्टार्ट होता है पैरी से, और पैरी से 3 आप याद रखें, पैरी 3, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक नंबर होता है 3। सिर्फ इतने कैरेक्टरिस्टिक नंबर आप याद कर लीजिए, आपको लर्न हो जाएगा इसका फ्लोरल फॉर्मूला, आप गैस कर पाएंगे कि क्या हो सकता है फ्लोरल फॉर्मूला। जनरल पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल इन फॉर्मूला की हम आगे देखने वाले हैं कि क्या क्या इन सिंबल्स का मतलब है और कैसे इनको डिटेल में लर्न करना है। बाकी ये जो सिमेट्री दी हुई है बाकी तीनों में फेबेसिए को छोड़कर एक्टिनोमॉर्फिक होती है, फेबेसिए में जाइगोमॉर्फिक होती है। ये कैसे लर्न करना है मैं स्टार्टिंग में लर्न करवा चुका हूँ, जब एस्टिवेशन आती है कि इसमें जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री पाई जाती है, पेप्लोनोसियस एस्टिवेशन होती है इसमें। फ्लोरल फॉर्मूला देख चुके हैं हम फेबेसिए का यानी पी का, तो ये जनरली हमने देखा इसका फ्लोरल फॉर्मूला। अब डिटेल में बात करते हैं तीनों फैमिलीज़ की। फेबेसिए से डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होता है ये, दिस फैमिली वॉज अर्लियर कॉल्ड पेप्लोइनेडिए, अ सब फैमिली ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसिए। अब ये स्टेटमेंट आपको लर्न हो जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी एक स्टेटमेंट हम पहले भी कर चुके हैं, याद आ रही है आपको। एनिमल किंगडम चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि हैमी कोरडाटा वाज अर्लियर अ सब फाइलम अंडर कोरडाटा, तो वैसे ही पेप्लोइनोइडिए, दिस फैमिली फेबेसिए वाज कॉल्ड पेप्लोइनोइडिए अ सब फैमिली अंडर फैमिली लेग्यूमिनेसिए। अब ये फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी, आपको ऐसे याद हो जाएगा क्योंकि ये लेग्यूम्स की फैमिली होती है, पल्सेस की, लेग्यूम पल्सेस की कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो फैमिली तो होगी ये लेग्यूमिनेसी, ये आपको इसलिए याद हो जाएगा क्योंकि लेग्यूम होती है इनकी कैरेक्टरिस्टिक, तो फैमिली तो होगी लेग्यूमिनेसी और सब फैमिली होगी पेप्लोनोइडिए, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा।
फैबेसिए तो इसका मेन नाम है ना, फैमिली का, एफ से फैमिली, एफ से फैबेसिए। और लेग्यूम इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसलिए आप याद रख सकते हैं कि इनका इसी फैमिली का नाम लेग्यूमिनेसिए भी है। और बचा सिर्फ इनमें एक पेप्लोनोडिया, तो ये होगी सब फैमिली। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो इट इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक थिंग और इम्पोर्टेंट सेंटेंस यू कैन से, बिकॉज ये सारे दुनिया में पाई जाती है, ये हम जानते ही हैं। जनरल पॉइंट है, क्योंकि पल्सेस होती हैं लेग्यूम्स के अंदर, पल्सेस आती हैं। और दालें तो किस हिस्से में नहीं होंगी दुनिया की, ऑफ कोर्स प्रोटीन्स का सबसे मेजर सोर्स होती हैं, तो दुनिया के हर हिस्से में पाई जाएंगी, तो इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आते हैं। सबसे पहले देखिए, जो सीक्वेंस बताया था ना वो फॉलो हो रहा है। सबसे पहले हैबिट बता दी कि इन जनरल कैसी होती है, तो ये लेग्यूम फैमिली होती है। क्या है इन जनरल, ये लेग्यूम है। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आ गए, यानी रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में बताया जाएगा। लास्ट, सबसे लास्ट में आएंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स, यानी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे वो सीक्वेंस लागू होता है। ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, रूट विद रूट नोड्यूल्स। अब रूट नोड्यूल्स ही वो जगह होते हैं जिनको लेग्यूम्स बोला जाता है, जिनकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये रूट नोड्यूल्स, ये मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में आता है। और लेग्यूमिनेशन फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये रूट नोड्यूल्स। ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, तीनों टाइप्स इसमें पाए जा सकते हैं। ये आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ना, तो ऑल फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स आर आल्सो फाउंड देयर। ट्री, शर्ब्स, हर्ब तीनों। स्टेम इरेक्ट भी हो सकती है और क्लिम्बर भी, ये डायग्राम से क्लियर होता है, क्योंकि इसका मैं पी का डायग्राम गिवन आपको, ये देखिए। एंड हम जानते हैं कि पाइसम सटाइवम इसका नाम है, पी से पाइसम और पी से पी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि इसमें टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। हम जानते हैं पी के अंदर लीफ टेंड्रिल होते हैं ना, टेंड्रिल क्लिम्बिंग में हेल्प करते हैं, ये भी हम जानते हैं। स्टेम टेंड्रिल क्लिम्बिंग में हेल्प करते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। लीफ टेंड्रिल्स का भी ऑलमोस्ट वही फंक्शन होता है। इवन दो लीफ टेंड्रिल होते हैं, लीफ के अंदर प्ली से वर्ड से हमने याद रखा था, और यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टेम होती है इनमें क्लिम्बर। तो इन जर्नल आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इनमें टेंड्रिल्स पाए जाते हैं, तो क्लिम्बिंग में हेल्प करेंगे, तो स्टेम को भी तो हेल्प करेंगे, ओवरऑल प्लांट को हेल्प करेंगे, तो स्टेम इनमें क्लिम्बर होती है। इरेक्ट भी हो सकती है, ये भी आपको याद रखना है। एक्चुअली जो पी प्लांट की स्टेम होती है, आप देख सकते हैं सीधे सीधे इरेक्ट होती है, दिख रही है आपको, सीधी खड़ी है ये, तो इरेक्ट होती है ये, तो पी प्लांट से आपको क्लियर हो जाएगा। और टेंड्रिल्स क्योंकि लीफ में पाए जाते हैं, तो इससे आपको याद रह जाएगा कि स्टेम में भी हो सकते हैं, इसमें क्लिम्बर स्टेम हो सकती है, ऐसे लर्न करना है आपको। इसके बाद लीव्स, अल्टरनेट, पिनेटली कंपाउंड और सिंपल। तो कंपाउंड भी हो सकते हैं और सिंपल भी लीफ इनमें पाए जा सकते हैं। तो लीव्स की फाइलोटैक्सी में अल्टरनेट पाई जाती है, ये आपको ऐसे लर्न हो जाएगा कि आप एग्जांपल्स याद कीजिए जो हमने फाइलोटैक्सी के टाइम पढ़े थे। एमएससी अल्टरनेट, यानी मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज, इनमें अल्टरनेट फाइलोटैक्सी पाई जाती है। सनफ्लावर जो एग्जांपल है वो यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा फेबेसिया के अंदर, तो क्योंकि फेबेसिया का ही एग्जांपल है सनफ्लावर, तो इसमें भी अल्टरनेट फाइलोटैक्सी पाई जाएगी, ऐसे लर्न हो जाएगा आपको। पिनेटली कंपाउंड और सिंपल दोनों टाइप के लीव्स इसमें पाए जाते हैं। एक्चुअली ये जो ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम फेबेसिए टू लिलिएसिए, फेबेसिए होती है डाइकोट फैमिली और लिलिएसिए होती है मोनोकोट फैमिली। सो डाइकोट से मोनोकोट की हम जाते जा रहे हैं, जैसे फेबेसिए की से लिलिएसिए की ओर जा रहे हैं। तो जाइकोट हम जानते हैं क्योंकि दो कोटिलेडॉन्स होते हैं, इससे हमने लर्न किया था कि एडवांस होती है। तो पिनेटली कंपाउंड और सिंपल दोनों टाइप्स के लीव यहाँ पे प्रेजेंट है। पिनेटली कंपाउंड कम होता जाता है एज वी गो फ्रॉम फेबेसिया टू लिलिएसिया। आगे देखेंगे हम सोलानेसिया में कि ये रेयरली होता है पिनेटली कंपाउंड, और एबसेंट ही हो जाता है लिलिएसिया के अंदर, जो कि मोनोकोट फैमिली है। सिर्फ सिंपल लीफ वहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये याद रखिए ट्रेंड होता है ये फेबेसिया से लिलिएसिया का, फॉर द टू बी लीफ टू बी सिंपल और कंपाउंड। लीफ बेस पलवाइनाइट
तो लेग्यूमिनेसी फैमिली की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये हम थ्योरी के अंदर भी देख चुके हैं, ये आया था पेप्लोनोइडिए के अंदर पाया जाता है, ऐसे हमने याद रखा था, पी से पल्वानेट और पी से पेप्लोनोइडिए। और स्टिपुलेट कंडीशन पाई जाती है इनमें, यानी स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, PUL आता है ना स्टिप्यूल में, यानी इससे आप पल्सेस याद रख सकते हैं। पल्सेस की फैमिली होती है फेबेसिए, PUL से पल्सेस और PUL में ही आ जाता है स्टिपुलेट के अंदर, तो इनमें स्टिपुलेट कंडीशन पाई जाती है। रेटिकुलेट वेनेशन होती है इनमें, क्योंकि डाइकोट फैमिली है, हमने देखा था ना पीछे कि डाइकोट में लीव्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होती है, मोनोकोट्स के अंदर पैरेलल वेनेशन होती है। तो ये तो ऑब्वियस पॉइंट है, थ्योरी में हम डिस्कस कर चुके हैं कि डाइकोट फैमिली के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होगी। तो पाइसम सटाइवम पी को ही बोलते हैं, हमने देख लिया था कैसे लर्न करना है इसको। ए पार्ट में दी है फ्लावरिंग ट्विग, अब ये पी की है फ्लावरिंग ट्विग, ये आपको ऐसे ऑब्जर्वेशन क्लियर हो जाएगा, ये मटर लटकी हुई दिख रही है ना ऐसे, तो ये पी प्लांट है, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं इसको। बी पार्ट है फ्लावर का, ये फ्लावर इसका जाइगोमॉर्फिक होता है, ये एस्टिवेशन करने के टाइम भी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि इसको बीच से अगर काटेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी बाई सेक्सुअल, यानी जाइगोमॉर्फिक होता है पी फैमिली के अंदर, फेबेसिए के अंदर। सी पार्ट्स दिया है पेटल्स का, और पेटल्स में इसके वैक्सिलरी यानी पेपिलोनोसियस वेस्टिवेशन होती है, ये हम देख चुके हैं। एस्टिवेशन के अंदर पेटल्स के अंदर होती है, ये आपको याद रखना है, यानी पेटल्स यानी कोरोला, कोरोला के अंदर होती है, नॉट कैलिक्स, कैलिक्स के अंदर इम्ब्रिकेट होती है, और कैसे लर्न करना है वो भी मैं नीचे आपको बताऊंगा। लेकिन कोरोला के अंदर यानी पेटल्स के अंदर होती है वैक्सिलरी, ये आपको याद रखना है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन को पेपिलोनोसियस भी बोलते हैं ना, सो पेपिलोनोसियस पी से स्टार्ट होता है, पेटल्स भी पी से, तो पेटल्स में पाई जाएगी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसमें जो एंड पार्ट होता है कील्स, ये फ्यूज्ड होते हैं, आप देख सकते हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, ये ना तो ये विंग्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड तो एक ही होता है, इसमें फ्यूजन का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये सिंगल होता है, दो में होता है फ्यूजन, तो फ्यूज्ड पार्ट इसमें सिर्फ ये सबसे नीचे वाले कील्स ही होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये फ्लोरल फॉर्मूला में भी गिवन आपको, देखिए जो कोरोला में 3 पार्ट्स है ना, 1 होता है इसमें स्टैंडर्ड, और फिर 2 विंग्स होते हैं, और 2 कील होते हैं, वो फ्यूज होते हैं, ये फिगर के विद इन एनक्लोज किया गया, इसका मतलब फ्यूजन इंडिकेट कर रहा है ये। उसके बाद आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, डी पार्ट में आप देखिए नीचे ये ओवेरी दी हुई है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद ये स्टेमन्स दिए हुए हैं जिसमें एंथर और फिलामेंट आ रही है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी बाइसेक्सुअल पार्ट होता है पी का, ये भी इंडिकेशन आपको यहाँ से मिल रहा है इस डायग्राम से, बाइसेक्सुअल होता है पी। वैसे ये पता भी लग जाता है आपको जब आप जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर के अंदर, वहाँ भी पता लग जाएगा कि बाइसेक्सुअल होता है, जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे पी के ऊपर। LS ऑफ कार्पल आपको गिवन है, ऑफकोर्स ये कार्पल ही है, क्योंकि प्लेसेंटा गिवन है आपको, ओव्यूल्स गिवन है, ये सब कार्पल के अंदर ही होता है, पिस्टल के अंदर, तो दिस डायग्राम स्टैंड्स फॉर कार्पल, ये आपको लर्न हो ही गया है कंसेप्चुअली। आगे फिर फ्लोरल डायग्राम गिवन है इसका, देखिए ये जो सेंट्रल पार्ट है ये बीन जैसा दिख रहा है, मटर का दाना आपको ऐसा लग सकता है, लग ही रहा होगा। बीन से आप याद कर सकते हैं सोयाबीन, सोयाबीन का सीड भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है अगर आपने देखा हो तो सोयाबीन आती है फेबेसिए के अंदर, तो ये फ्लोरल डायग्राम फेबेसिए का है, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। अब फ्लोरल कैरेक्टर्स की बारी, जो सबसे एडवांस होते हैं, सबसे बाद में आते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस डिस्क्रिप्शन का, इनफ्लोरेसेंस इसमें रेसमोस होती है। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट आती है फेबेसिए, इसलिए क्योंकि इसमें रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है, रेस करती है ये। फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, जाइगोमॉर्फिक, इन दोनों का मतलब तो एक ही है ना, बायलिटरल सिमेट्री होती है, या जाइगोमॉर्फिक का मतलब बायलिटरल सिमेट्री, और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब दोनों टाइप के फ्लावर्स, स्टेमन्स, और दूसरा जो होता है गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम स्टेमन्स होता है, कार्पल और पिस्टल होते हैं गाइनोशियम के, दोनों टाइप के पाए जाते हैं, इसमें बाइसेक्सुअल होता है। ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 3-4 फैमिलीज आपको गिवन है सारी की सारी बाइसेक्सुअल होती हैं,
तो ये कोई डिफरेंशिएशन या यूनिक पॉइंट नहीं है, इसलिए ये पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया, डायग्राम से क्लियर कर दिया कि कैसे आप बोल सकते हैं कि फ्लावर इस पी फैमिली का फेबेसिया का बाइसेक्सुअल होता है। कैलिक्स में आते हैं सेपल्स, ये 5 होते हैं। गैमोसेपलस कंडीशन पाई जाती है, ये ग्राम से आप याद रख सकते हैं, ग्राम इसका एग्जांपल है फेबेसिया फैमिली का। तो ग्राम है तो उससे गैमोसेपलस आपको याद रह जाएगा, गाम और गैम और ग्राम। वाल्वेट एस्टिवेशन होती है या फिर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाई जाती है इसमें सेपल्स के अंदर। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन को आपने कैसे लर्न किया था? सिया गिल एडवोकेट। तो सिया से आपको याद आना चाहिए सोया, सोयाबीन इसका एग्जांपल होता है फेबेसिया का। तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इसमें भी पाई जाएगी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और इम्ब्रिकेट के जैसा ही साउंड करता है पीछे से वाल्वेट भी, तो वाल्वेट भी हो सकती है, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा क्योंकि सिमिलर साउंड करते हैं ये दोनों। ये बात कर रहे हैं हम कैलिक्स की। कोरोला यानी पेटल्स के अंदर क्या होते हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं, पेप्लोनोएशियस एस्टिवेशन पाई जाती है इसमें। 5 होते हैं इसमें पेटल्स हैं भी, हमें पता है कि एक स्टैंडर्ड होता है, 2 विंग्स और फिर नीचे 2 कील। कैलिक्स और कोरोला दोनों में सेम पाए जाते हैं पेटल्स, ये आपको याद रखना है फेबेसिए के लिए। फेबेसिए से आप 5 भी याद रख सकते हैं कि दोनों में सेम होंगे। वैसे अगर नया ना भी याद रखें तो इससे ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि पेप्लोनोएशियस में 5 होते हैं ना। और ये याद रखिए कि दोनों सेम है कैलिक्स और कोरोला, तो इसमें कैलिक्स में भी 5 होंगे, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। पॉलीपेटलस कंडीशन होती है यानी अलग अलग होते हैं। ऑफ कोर्स हम जानते ही हैं पेप्लोनोएशियस एस्टिवेशन को, इसमें सब अलग अलग होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड। अब पोस्टीरियर होता है स्टैंडर्ड, ऑफ कोर्स ये होना ही चाहिए पोस्टीरियर, क्योंकि एंटीरियर होता है इसमें कील। तो पोस्टीरियर होगा स्टैंडर्ड, जो मेन सबसे बड़ा लार्ज पेटल होता है। टू लेटरल, पोस्टीरियर हो गया स्टैंडर्ड, लेटरल हो गए विंग्स, और एंटीरियर वंस फॉर्मिंग अ कील एनक्लोजिंग स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। तो स्टेमन्स और पिस्टल्स इसमें पाए जाते हैं कील के अंदर। वैक्सिलरी या पेप्लोनोएशियस एस्टिवेशन होती है ये। इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, कील हैज़ स्टेमन्स एंड पिस्टील। इस स्टेटमेंट से लर्न कर सकते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि बाइसेक्सुअल प्लांट है तो स्टेमन और पिस्टल्स दोनों एक ही जगह पाए जाएंगे, बाइसेक्सुअल है ये, कील के अंदर होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कैसे लर्न करना है। एंड्रोशियम 10 होते हैं, इनमें डाई एडल्फस कंडीशन होती है। और डाइथेकस तो होता ही है एंथर, ऑफ कोर्स हम जानते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जनरली इन जनरल डाइथेकस ही होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है एंथर की। आपको याद रखना है कि 10 होते हैं एंड्रोशियन नंबर में, ये आप डाई एडल्फस से याद रख सकते हैं, डाई से 10 आपको याद रह जाएगा। डाई एडल्फस इसमें कंडीशन होती है, ये आप जानते ही हैं, पीछे हमने देख लिया था थ्योरी के अंदर। मोनो डाई और पॉली एडल्फस कंडीशन किन के अंदर होती है? डाई एडल्फस पी के अंदर होती है, और फेबेसिए पी की फैमिली होती है। डाई एडल्फस के एंडिंग में अस आता है और स्टार्टिंग में डी आता है, तो इससे 10 आपको याद हो जाएगा कि इसमें 10 एंथर्स होते या एंथर्स होते हैं, एंड्रोशियम 10 होते हैं। गाइनोशियम की बात करें तो ओवेरी इनमें सुपीरियर होती है। ये कोई यूनिक पॉइंट नहीं है याद रखने का, क्योंकि जितनी फैमिलीज आपको गिवन है चारों, सब में सुपीरियर गाइनोशियम पाई जाती है। तो इसलिए ये यूनिक नहीं है, सब में ही सुपीरियर होती है, किसी में इन्फीरियर नहीं है। मोनोकार्पलरी होती है, ये सीक्वेंस से आपको याद हो जाएगा। देखिए इसमें G1 लिखा है यानी मोनोकार्पलरी है। आगे सोलानेशिया है वो बाई कार्पलरी होती है, आगे लिलिएशिया है वो ट्राई कार्पलरी होती है। और जो फर्स्ट आपको फैमिली दी थी फ्लोरल फॉर्मूला ब्रासिकेसिया का, ये आपको गिवन है कि बाई कार्पलरी होती है। ये अब इसके नंबर से याद हो जाए, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 है ना, ऐसे याद हो जाए कि बाई कार्पलरी होती है, और बाकी तीनों सीक्वेंस से याद हो जाएंगे। यूनिलोक्यूलर होती है, ये ओबियस हम पढ़ के आए हैं कि मार्जिनल प्लासेंटेशन होती है पी के अंदर, यानी इसमें सेप्टा नहीं होती, एक ही रिज के अलोंग प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे सीड्स यानी ओव्यूल्स विद मैनी सीड ओव्यूल्स। ओव्यूल्स का मतलब जो बाद में फर्टिलाइजेशन होकर सीड्स ही बनेंगे ना, तो मैनी सीड्स पाए जाएंगे।
मेनली यूनिलोक्यूलर का मतलब यही होता है कि इसमें सेप्टा नहीं पाई जाती, लोक्यूल्स नहीं होते। मल्टीलोक्यूलर वही होगी ना जिसमें सेप्टा पाएगी, तो यूनिलोक्यूलर होती है। ये आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। स्टाइल इसमें सिंगल पाया जाता है। या आप ऐसे ही लर्न कर सकते हैं, एस से स्टाइल और एस से सिंगल, क्योंकि जितनी भी फैमिलीज गिवन है आपको यहाँ पे तीनों, कहीं भी स्टाइल 2 3 4 नहीं हो रहा है, सिर्फ यहीं पे स्टाइल का जिक्र है और यहाँ पे सिंगल सिंगल है ये। तो एस से स्टाइल, ऐसे सिंगल सिर्फ यहीं पे है, तो ये इकलौता है, तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। फ्रूट को इनमें लेग्यूम बोलते हैं, ऑफ कोर्स लेग्यूमिनेसियस फैमिली है ये। सीड एक भी हो सकता है और मैनी भी हो सकते हैं। मैनी तो पी में होते ही हैं, एग्जांपल्स में आपको लर्न हो जाएगा। एक भी हो सकता है, ये आप ग्राउंडनट से याद रख सकते हैं। ग्राउंडनट आपने खाई होगी, मूंगफली, उसमें इवन दो जो फूला हुआ पार्ट होता है वो कोटेलेडोन होता है, हम जानते हैं ना। डायकोट्स के अंदर कोटेलेडोन फूड मटेरियल स्टोर करते हैं, तो वो इट मस्ट बी कोटेलेडोन। लेकिन उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि मूंगफली एक गिरी के साथ भी तो हो सकती है ना, तो इससे आप को याद हो जाएगा कि एक भी हो सकता है इनमें सीड। और नॉन एंडोस्पर्मिक होता है ऑफ कोर्स, लेकिन केस्टर एक्सेप्शन याद रखिए। केस्टर डाइकोट्स का एक्सेप्शन होता है जिसमें एंडोस्पर्मिक पाया जाता है। ये क्योंकि डाइकोट फैमिली है, इन जनरल नॉन एंडोस्पर्मिक सीड इसमें पाया जाता है। फ्लोरल फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका अब डिटेल्स देख लेते हैं। इसका सिंबल का मतलब है जाइगोमॉर्फिक होती है, ये भी बता चुके हैं। बाइसेक्सुअल सारी ही होती हैं। कैलिक्स इसमें 5 होते हैं, ये हमने देख लिया। पेपिलोसियस कोरोला पाया जाता है इसमें, उसमें 5 हैं। उसके सिमिलर ही होता है कैलिक्स, तो वो भी 5 होगा। फ्यूजन होगा कैलिक्स के अंदर, ये हमने देख लिया। गैमोसेप्लस कंडीशन को इंडिकेट करता है, और गैमोसेप्लस को ग्राम से लर्न कर लिया है हमने। उसके बाद कोरोला होता है, इसमें पेपिलोसियस एस्टिवेशन पाई जाती है, उसमें यही अरेंजमेंट होती है। 1 स्टैंडर्ड, 2 फिर लेटरल विंग्स होते हैं, और एनक्लोज्ड होता है, यानी फ्यूजन होता है बिटवीन कील। ये भी मैं आपको लर्न करवा चुका हूँ। अब ये जो स्टे आगे गिवन है एंड्रोशियम, 9+1 की अरेंजमेंट होती है इसमें। ये आपको याद रखना है कि 10 जो एंथर्स एंड्रोशियम दिए है ना इसमें, वो एक साथ नहीं दिए हैं, 9+1 की अरेंजमेंट है। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, अजय से ए से एंड्रोशियम, ए से अजय देवगन आपको याद आना चाहिए। ये आपने, आई डोंट नो आपने देखा है या नहीं, जो गोलमाल सीरीज की फिल्म है अजय देवगन की, उसमें वो 2 कारों के बीच में खड़ा होता है, तो वो आपको इससे इमेजिन करना है कि अजय देवगन इन दोनों के ऊपर खड़ा है, यानी ये दोनों कारों की तरह इमेजिन कर सकते हैं आप। फ्यूजन इंडिकेट हो रहा है इन दोनों में। कोरोला के साइड में जो 2 है वो फ्यूजन उसमें हो रहा है, यानी ब्रैक्ट्स उसमें पाई जाएंगी, ये तो आपको पता ही है। फ्यूजन होता है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ भी ब्रैक्ट्स होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप लर्न करेंगे। अजय देवगन का वो सीन इमेजिन कर लीजिए, जो 2 गाड़ियों पे खड़ा होता है, वो 9+1 की इसमें अरेंजमेंट होती है। अच्छा, ये जो अरेंजमेंट होती है 10 एंड्रोशियम्स की, ये 8+2 या 7+3 भी तो हो सकती है, क्योंकि 10 तो ये नंबर भी इक्वल हो रहा है, तो 9+1 ही कैसे याद रखें, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक नंबर होता है फेबेसिया फैमिली का, तो 1 तो इसमें आएगा ही। और जो इसकी साइड है एंड्रोशियम की साइड, 9 होगा या 1, ये मैंने आपको बता दिया कि आप इससे इमेजिन कर सकते हैं। इसमें फ्यूजन वाला इसकी साइड होगा, और 1 में फ्यूजन नहीं हो सकता, क्योंकि 1 तो अकेला है ना। फ्यूजन तो 2 3 4 इनमें होता है, तो 9 बड़ा है, बहुत सारे आते हैं, तो फ्यूजन इसमें होगा, इसलिए 9 इस साइड हो रहा है। ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। और सुपीरियर ओवेरी होती है, और मोनोकार्पुलरी होती है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसमें कैसे लर्न करना है इसको। अब इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। पल्सेस होती हैं इसमें, ग्राम, अरहर, सेम और मूंग, ये सारे दालों के टाइप्स हैं। आई थिंक ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कॉमन चीज़ है। सोयाबीन, ये भी दालों की यानी पल्सेस की कैटेगरीज में ही आती है। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसके पीछे बीन आ रहा है ना, बीन आता है पल्सेस की कैटेगरी में, तो सोयाबीन भी पल्सेस की कैटेगरी में ही आएगा। इसके अलावा एडिबल ऑयल भी बनता है सोयाबीन का, आप जानते हैं सोयाबीन ऑयल होता है जो चीज़ों को फ्राई करने में काम आता है। इसके अलावा ग्राउंडनट ऑयल भी होता है,
ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि सोयाबीन और ग्राउंडनट ऑयल होते हैं जो चीज़ों को फ्राई वगैरह करने में काम आते हैं। डाई की कैटेगरी में आती है इंडिगो फेरा। ये आपको ऐसे याद हो जाएगा, डी वाई डाई साउंड कर रहा है और डी आई आता है इंडिगो फेरा में भी, तो ये दोनों सिमिलर आ रहे हैं, प्रोनाउन सिमिलर हो रहे हैं, तो इसलिए आपको याद हो जाएगा कि डाई इंडिगो फेरा होती है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि ये फेबेसिए फैमिली के अंदर आती है इंडिगो फेरा। एन डी आता है इंडिगो फेरा के अंदर, और ग्राउंडनट जो मेन एक एग्जाम्पल होता है फेबेसिए फैमिली का, उसमें भी एन डी आता है। इससे आप याद रख सकते हैं कि फेबेसिए फैमिली का पार्ट होता है इंडिगो फेरा। और डाई कैसे याद रखना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फाइबर्स का एग्जांपल है सन, हैम्प। अब ये जो वर्ड है हैम्प, ये आप अनाटमी में पढ़ने वाले हैं। फिलोम फाइबर्स की बनती हैं हैम्प, तो वहाँ भी आने वाला है। तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा कि फाइबर्स की कैटेगरी में आता है सन हैम्प। और ये फैबेसिए फैमिली के अंदर आता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, सन को हिंदी में बोलते हैं सूर्या, और सूर्या से आपको सोया याद आना चाहिए। सोया क्योंकि फैबेसिए में आता है, तो सन है भी फैबेसिए में मिलेगा आपको। उसके बाद फोडर की कैटेगरी में आते हैं सेस, बनिया और ट्राइफोलियम। फोडर होता है वो चारा जो ब्राउजिंग एनिमल्स के खाने के काम आता है। अब सेस बनिया से में बैन आ रहा है, इससे बीन आपको याद आना चाहिए। बीन यानी मटर। जो ग्रीन पी होती है, हरी चीज़ जो मटर होती है, वो उसको मटर बोल सकते हैं, आप बीन बोल सकते हैं उसको। तो बीन को एज अ फोडर यूज़ कर सकते हैं ऑफकोर्स हर्बेसियस एनिमल्स, क्योंकि हरी होती है वो, तो खा सकते हैं उसको, एज अ फोडर यूज़ किया जा सकता है। और ट्राइफोलियम के अंदर एफ ओ एल आई आता है, फली, फोली, इससे आपको फली याद आना चाहिए यानी मूंगफली। तो ऑफकोर्स मूंगफली को भी खाया ही जा सकता है एनिमल्स के द्वारा। तो एफ ओ आता है फोल्डर के अंदर, और ट्राइफोलियम के अंदर भी एफ ओ आता है। इससे आपको याद रह जाएगा कि ये फोल्डर के अंदर आता है। और फोली से फली आपको याद आ जाएगा यानी मूंगफली, ग्राउंड नट होती है मूंगफली। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि ये फैबेसिए फैमिली के अंदर आता है। और बैन से बीन याद रखना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ऑर्नामेंटल के अंदर आता है लुपीन। तो ऑर्नामेंटल एल पे एंड हो रहा है और लुपीन स्टार्ट होता है एल से, तो इससे आपको याद रह जाएगा कि लुपीन ऑर्नामेंटल होता है। और इसमें पीन आ रहा है, पीन से आपको बीन याद आना चाहिए। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि ये फेबेसिए फैमिली के अंदर होता है। उसके अलावा स्वीट पी भी आता है ऑर्नामेंटल्स की कैटेगरी में। हमने याद किया था कि एवरी वन टेक्स एडवांटेज ऑफ स्वीट पी, तो ऐसे भी एडवांटेज ली जाती है स्वीट पी की, इसे सजावट में यूज़ कर लिया जाता है। और इसके एंड में पी आ रहा है तो ऑफ कोर्स फैबेसी फैमिली के अंदर तो होगी ही ये। लास्ट कैटेगरी है मेडिसिन की, तो एम से मेडिसिन और एम से मुलेठी, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। और मुलेठी आती है फैबेसिए फैमिली के अंदर, ये आपको ऐसे लर्न हो जाएगा क्योंकि मूंग आता है इसमें। मूंग वन ऑफ द पल्सेस होती है ना जो फैबेसिए में आती है, तो एम से मूंग और एम से मुलेठी आपको याद आ जाएगा कि ये भी फैबेसिए का पार्ट होती है। सो दैट्स हाउ वी कंक्लूड द फैबेसिए फैमिली। इसके बाद आती है सोलानेसिए, लार्ज फैमिली होती है, ये आप ऐसे याद रखते हैं क्योंकि सोलानेसिए में ला आता है, तो ला से लार्ज फैमिली होती है, ऐसे आपको लर्न हो जाएगा। कॉमनली कॉल्ड पटैटो फैमिली बिकॉज इसका मोस्ट कॉमन मेंबर पटैटो ही होता है। सोलानम ट्यूबरोसम होता है पटैटो, ये हम लिविंग वर्ड चैप्टर से भी जानते हैं। इस फैमिली का एक और होता है पॉपुलर मेंबर टमाटो, टमाटो भी इसी के अंदर पाया जाता है। तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसको टमाटो फैमिली भी तो बोल सकते हैं, तो ये कन्फ्यूजन ऐसे दूर होगा क्योंकि इसका नाम होता है पोटैटो का सोलानम ट्यूबरोसम, यानी सोला आता है पोटैटो के नेम के अंदर और सोला आता है सोलानेसिए फैमिली के अंदर भी। टमाटो का क्या नाम होता है हमें पता ही नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। जीनस उसका डिफरेंट हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं एक फैमिली के अंदर डिफरेंट जीनस पाए जा सकते हैं। वी डोंट नो एग्जैक्टली दिस थिंग दैट इसका सेम होता है या डिफरेंट, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन डिफरेंट हो सकते हैं ये हमें पता है। एग्जैक्टली हमें पोटैटो को पता है, इसलिए हम लर्न कर सकते हैं कि सोलानेसी पोटैटो से एसोसिएटेड होगी, पोटैटो फैमिली होगी। इट इज़ वाइल्डली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन्स। अब यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है इसके डिस्ट्रीब्यूशन को।
पीछे आपने देखा था फेबेसिए के अंदर उसने बोल दिया था कि इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड इवन आगे आप लिलिएसिए के अंदर भी देखेंगे दैट इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। तो जहाँ पे सब ही जगह पाई जाती है वो फैमिली, तो उसमें यूनिक चीज़ नहीं होती कुछ याद रखने की, इसलिए उसको लेस मोर जनरल पॉइंट मान के आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए इसको याद रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। पोटैटो फैमिली में टी आ रहा है दो दो बार, तो इसका मतलब जहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें भी टी इम्पोर्टेंट होगा। तो टी से ट्रॉपिक्स, और इन तीनों में टी आता है, ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स और इवन टेम्परेट जोन्स। तो ऐसे आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन लर्न कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, हर्ब्स शर्ब्स इनमें होती हैं, ये तो फेबेसिए में भी पाई ही जाती हैं। जो इनमें यूनिक फीचर है वो ट्रीज़ के बारे में है। रेयरली स्मॉल ट्रीज़ इनमें पाए जाते हैं। ट्रीज़ हब जब तीनों होती थी फेबेसिए के अंदर। ये एक जो कैरेक्टर है इनका, ये आप आगे स्टेम के साथ लर्न कर सकते हैं। रेयरली वुडी होती है इनमें स्टेम, क्योंकि स्मॉल ट्रीज़ होते हैं, स्मॉल ट्रीज़ में वुड कहाँ से आएगी, बड़े जो वृक्ष होते हैं उनमें ही पाई जाती है वुड, तो वुड ही उन्हीं को बोला जाता है। क्योंकि स्मॉल ट्रीज़ होते हैं इनमें, वो भी रेयर हो जाते हैं। तो ट्रीज़ वाला कैरेक्टर इसमें डिक्रीज़ कर जाता है एज़ कम्पेयर टू फेबेसिए। ट्रीज़ सबसे पहले बात तो इसमें होते ही स्मॉल हैं, और जो स्मॉल होते हैं वो भी रेयर होते हैं, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर जाता है ये ट्रीज़ वाला कैरेक्टर इनमें। याद मैंने आपको बता दिया, ऐसे रखना है। हर्बेसियस का मतलब ग्रीन होती है इनकी स्टेम। स्टेम को भी खा सकते हैं हर्बेसियस एनिमल्स जो होते हैं, हर्ब्स को खाने वाले, इनके स्टेम को भी खा सकते हैं। इसका मतलब हर्बेसियस का मतलब यही है, ग्रीन होती है। रेयरली वुडी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि स्मॉल होते हैं ट्रीज़, और स्मॉल ट्रीज़ यानी यंग ट्रीज़ ग्रीन होते हैं, हम पीछे भी देख चुके हैं। एरियल होती है इस टाइम, इसका मतलब है ज़मीन से ऊपर पाई जाती है, एरियल का ये मतलब है। ये जो मेन प्लांट इसका गिवन है सोलानम नाइग्रम, मकोई प्लांट इसको बोला जाता है। एंड आई रिमेंबर लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि सोलानम मेलनजीना ब्रिंजल होता है, ये याद कर लीजिए। सोलानम नाइग्रम क्या होता है ये याद मत कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो मुझे याद नहीं रहा था ये, उस चैप्टर में नहीं गिवन है यहाँ, लेकिन यहाँ पे मॉर्फोलॉजी में गिवन है। ये सोलानम नाइग्रम मकोई होता है। एम और एन ये दोनों एक साथ आते हैं ए बी सी डी में, तो आपसे ऐसे आपको याद हो जाएगा कि नाइग्रम मकोई प्लांट होता है। और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक प्लांट यहाँ पे गिवन है सोलानेसिए फैमिली का। इसमें आप देख सकते हैं स्टेम सबसे पहले तो इरेक्ट होती है और सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर की शेप में आप देख सकते हैं इसको। सिलेंडर फेबेसिए के अंदर इरेक्ट और क्लिम्बर थी, यहाँ पे इरेक्ट तो है ही, लेकिन उसके साथ में सिलेंड्रिकल है, आप देख सकते हैं शेप से क्लियर हो रहा है कि सिलेंड्रिकल होती है। और क्लिम्बर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आपको टेंड्रिल्स नहीं दिखाई दे रही है, तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्लिम्बर होती है फेबेसिए में, उसके आगे सिलेंड्रिकल और इरेक्ट होती है सोलानेसिए के अंदर। हम बात कर रहे थे कि एरियल होती है ये स्टेम, आप देख सकते हैं ज़मीन से ऊपर है, ज़मीन से नीचे नहीं है ये कहीं भी। सो ग्राउंड वाली नहीं होती स्टेम, एरियल होती है, ऐसा आपको बोला गया है इस कैरेक्टर में। अंडरग्राउंड स्टेम नहीं होती, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। अंडरग्राउंड स्टेम होती है, लेकिन मॉडिफिकेशन होके होती है, आप जानते हैं पोटैटो में होती है ना, हम पढ़ के आए हैं एग्जाम्पल पीछे। तो पोटैटो में मॉडिफाइड हो जाती है यूजुअली, इन जनरल कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, वो एरियल होती है, अंडरग्राउंड नहीं होती स्टेम। इरेक्ट और सिलेंड्रिकल होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी डायग्राम के अंदर दिखा चुका हूँ। ब्रांच्ड होती है, आपको दिख रही है ब्रांचेस स्टेम के अंदर, दो तो यहीं पे दिख रही हैं, उसके बाद तीसरी, तो ब्रांचेस होती हैं, ये आपको इस फिगर से क्लियर हो जाता है कि ब्रांचेस पाई जाती हैं इसमें। इसके अलावा दो कैरेक्टर्स हैं इसमें, इस स्टेम ब्रांच्ड वाले कैरेक्टर को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ब्रांच्ड में BRAN आ रहा है, ब्रान, और इसका एक एग्जांपल होता है ब्रिंजल, इस सोलानेसिए फैमिली का, तो ब्रीन उसमें आ रहा है, तो ब्रान से ब्रीन आपको याद रह जाएगा कि ब्रांच स्टेम होती है ब्रिंजल वाली फैमिली यानी सोलानेसिए में। हाँ, इन कैरेक्टर्स की मैं बात कर रहा था कि इसमें सॉलिड और होलो दोनों टाइप की स्टेम पाई जाती है, जैसे कि
इसमें जो सरफेस होता है स्टेम का वो भी दो टाइप का होता है, हेयरी और ग्लैब्रस। ग्लैब्रस का मतलब हेयर्स जिसमें ना हो, स्मूथ स्किन हो, उसको ग्लैब्रस बोला जाता है। और हेयरी मीन्स हेयर पाए जाते हैं। स्टेम के ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनको ट्राइकोम्स बोला जाता है। ये आता है अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे रूट हेयर्स और स्टेम्स हेयर की बात की गई है। तो इनमें ट्राइकोम्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं, हेयरी भी हो सकती है स्टेम, और ग्लैब्रस भी हो सकती है। ये आप ऐसे लर्न करेंगे क्योंकि इनसाइड का जो मामला है स्टेम के इनसाइड का जो मटेरियल है वो होलो भी हो सकता है और सॉलिड भी, यानी इनसाइड ऑफ स्टेम भरा हुआ हो सकता है और खाली भी। वैसे ही आउटसाइड ऑफ द स्टेम भी हेयरी हो सकते हैं, यानी ट्राइकोम्स हो सकते हैं, और एब्सेंट भी, यानी हेयरी और ग्लैब्रस। तो जैसे इनसाइड ऑफ द स्टेम की दो पॉसिबिलिटी हैं कि वो होलो भी हो सकती है, सॉलिड भी, वैसे आउटसाइड ऑफ द स्टेम की दो पॉसिबिलिटी हैं, हेरी भी हो सकती है और ग्लैब्रस भी। अंडरग्राउंड स्टेम पाई जाती है पोटैटो में, सोलानम ट्यूबरोसम इसका नाम होता है। हम देख चुके हैं लिविंग वर्ल्ड के अंदर क्योंकि इसमें ट्यूबर पाए जाते हैं। बेसिकली पोटैटो ट्यूबर होते हैं ना, इसलिए पोटैटो का नाम ट्यूबरोसम होता है। और अंडरग्राउंड स्टेम पाई जाती है पोटैटो में, क्योंकि ये एक्सेप्शन होता है। जनरली एरियल स्टेम होती है, पीछे हम देख चुके हैं, ज़मीन के ऊपर पाई जाती है। एक्सेप्शन होता है, मॉडिफिकेशन होती है स्टेम की, अंडरग्राउंड स्टेम फॉर द स्टोरेज इन पोटैटो। दैट्स वाई यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि सिर्फ पोटैटो में पाई जाती है अंडरग्राउंड स्टेम। इसके बाद लीव्स अल्टरनेट होते हैं इनमें भी, पीछे भी हमने देखा था फेबेसिया में भी अल्टरनेट लीव्स थे। एंड इवन आई थिंक लिलिएसी फैमिली के अंदर भी लीव्स अल्टरनेट ही होते हैं, या तीनों में सिर्फ सेम ये कैरेक्टर होता है अबाउट द लीव्स, तीनों में अल्टरनेट होते हैं। तो लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, तीनों में अल्टरनेट पाए जाते हैं। एक्चुअली मैंने आपको बताया था पीछे कि अल्टरनेट लीव्स आपको लर्न करवाया था फेबेसिए के अंदर, कि सनफ्लावर के अंदर होते हैं ना अल्टरनेट, एमएससी अल्टरनेट से हमने याद किया था। लेकिन सनफ्लावर होता नहीं है फेबेसिए का पार्ट, सन हेम्प होता है, वो मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। तो तीनों के अंदर ही अल्टरनेट पाए जाते हैं, ये तो आपको याद हो ही जाएगा। कोई यूनिक नहीं है, किसी एक के लिए याद नहीं करना, तीनों में पाया जाता है ये करेक्टर। जैसे बाईसेक्सुअल होता है चारों में, वैसे तीनों में अल्टरनेट होता है, तो ये तो आपको याद हो ही जाएगा। उसको भूल जाइए, सनफ्लावर पार्ट नहीं होता फेबेसिए का, सन हेम्प होता है, ये मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी। सिंपल इसमें लीफ पाए जाते हैं, रेयरली होते हैं पिन्नेटली कंपाउंड। पीछे हमने देखा था पिन्नेटली कंपाउंड लीफ भी होते हैं फेबेसिया में, और सिंपल भी होते हैं, दोनों टाइप के पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड लीव्स का टेंडेंसी कम होती जाती है वी गो फ्रॉम फेबेसिया टू लिलिएसिया। लिलिएसी में सिर्फ सिंपल लीफ पाए जाते हैं, तो रेयरली हो गया यहाँ पे पिन्नेटली कंपाउंड, और बिल्कुल एब्सेंट हो जाएंगे कंपाउंड इन लिलिएसिए। सिंपल ऑफ कोर्स पाए जाएंगे लिलिएसिए के अंदर भी। एक्स स्टिपुलेट कंडीशन यानी एब्सेंट होता है स्टिपुलेट, इसमें एक्स से आप एग्जिट से याद सकते हैं, एक्सपायर या एग्जिट वट एवर यू लाइक टू रिमेंबर। एक्स स्टिपुलेट मीन्स स्टिपुलेट कंडीशन नहीं होती, पीछे हमने देखा था होती है पल्सेस के अंदर, फेबेसिया के अंदर PUL आता है ना, पल्सेस से PUL से पल्सेस और PUL से स्टिपुलेट। एक्स स्टिपुलेट मतलब एब्सेंट होते हैं इसमें स्टिप्यूल्स। एंड आई थिंक यही कंडीशन पाई जाती है लिलिएसिया फैमिली के अंदर भी, एक्स स्टिपुलेट। जी हाँ, PUL, क्योंकि पल्सेस स्टिप्यूल में PUL आता है और सिर्फ पल्सेस में PUL आता है, तो इसे आप याद रखेंगे। सिर्फ फेबेसिया फैमिली के अंदर स्टिपुलेट कंडीशन पाई जाती है, बाकी दोनों के अंदर एक्स स्टिपुलेट होती है। तो एक्स स्टिपुलेट होगी लीव्स की कंडीशन, यानी स्टिपुल्स नहीं पाए जाएंगे, और वेनेशन रेटिकुलेट होगा। तो ये सब में ही रेटिकुलेट होता है, ये भी मेरे हिसाब से विद पैरेलल वेनेशन। जी हाँ, पैरेलल वेनेशन मैंने आपको बताया था कि लीव्स जिनमें सिंपल पाए जाते हैं, जैसे मोनोकोट्स में होते हैं ना, मोनोकोट्स में क्या होती है पैरेलल वेनेशन, डाइकोट्स में क्या होती है रेटिकुलेट वेनेशन। ये तो हम डिस्कस ही कर चुके हैं, क्योंकि लिलिएसी फैमिली मोनोकोट्स को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसमें पैरेलल वेनेशन होगी और यहाँ पे रेटिकुलेट होगी।
एक्चुअली यहाँ पे कहीं भी गिवन नहीं है कि सोलानेसिए फैमिली डाइकोट होती है, ऐसा कहीं भी गिवन नहीं है। लेकिन ये डेफिनेटली गिवन है यहाँ पे कि लिलिएसिए मोनोकोट होती है, तो उसमें तो पैरेलल वेरिएशन पाई ही जाएगी। अब हमें ये नहीं पता कि सोलानेसिए डाइकोट होती है या मोनोकोट फैमिली, लेकिन ये फैबेसिए के तुरंत बाद आती है, तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स फैबेसिए के जैसे ही होंगे, सिमिलर होंगे। तो क्योंकि उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है, यहाँ भी रेटिकुलेट पाई जाती है। लिलिएसिए हम जानते हैं मोनोकोट होती है, तो उसमें पैरेलल होगी, तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है वहाँ पे। जैसे ये सिंपल और कंपाउंड लीफ का कैरेक्टर था, जो ये भी तो एसोसिएटेड है, रिलेटेड है फैबेसिए से। उसमें सिंपल और कंपाउंड दोनों थे। पिनेटली कंपाउंड यहाँ पे रेयरली हो गए, पिनेटली कंपाउंड यानी रिलेटेड तो है ना समहाउ, सो दैट्स हाउ वी कैन से वेनेशन भी इनमें सिमिलर होगी, रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाएगी सोलानेसिए के अंदर भी। अब लास्ट में आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स। इनफ्लोरोसेंस सोलिटरी होती है, ये आप सोलानेसिए से याद रख सकते हैं, ऐसे सोलानेसिया ऐसे सोलिटरी। एक्सिलरी और साइमोस एज इन सोलानम। तो इनफ्लोरोसेंस अगर हम लिलिएसिए की देखें तो यहाँ पे देखिए सोलिटरी यहाँ पे भी है और साइमोस यहाँ पे भी है, वहाँ पे सिर्फ एक्सिलरी डिफरेंट है। साइमोस और सोलिटरी यहाँ पे भी पाए गए हैं। तो पहली फैमिली जो फेबेसिए थी उसके अंदर रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है, ये हम जानते ही हैं, याद कर लिया था हमने कैसे करना है। बाकी दोनों इनमें सोलिटरी और साइमोस दोनों, इन दोनों में ही पाई जाती है, तो एक साथ आपको याद हो जाएगा। एक्स्ट्रा ये एक्सिलरी पाई जाती है इसमें इन्फ्लोरेसेंस एक्स्ट्रा, इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि इसका एक जो मेंबर होता है टमाटो, सोलोनेशिया फैमिली का, इसमें एक्साइल प्लासेंटेशन पाई जाती है। टमाटो में होती है ना। दूसरा जो मैप एफ बी में दूसरा आता है एक्साइल, हमने याद किया था ALTC, ALT की होती है ना किसी भी कीबोर्ड के अंदर, तो उसमें टी आता है टमाटो के लिए, तो एक्साइल होती है टमाटो में। इससे आप क्योंकि सोलानेशिया का पार्ट है तो एक्सिलरी, इससे एक्साइल से एक्सिलरी आप याद रख सकते हैं, एक्स्ट्रा होगी सोलानेशिया के अंदर एज इन सोलानम। फ्लावर बाइसेक्सुअल सब में होते हैं और एक्टिनोमॉर्फिक फैबेसिया को छोड़कर सब में होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक सब में सिर्फ फैबेसिया में होते हैं जाइगोमॉर्फिक, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। कैलिक्स और कोरोला इसमें भी 5 होते हैं, जस्ट एज सिमिलर टू फैबेसिए। यूनाइटेड होते हैं दोनों के अंदर, देखिए दोनों करेक्टर सेम हैं। गैमो सेप्लस एंड गैमो पेटलस कंडीशंस। परसिस्टेंट होते हैं कैलिक्स, ये यूनिक स्टेटमेंट है। वाल्वेट एस्टिवेशन होती है दोनों में, ये अगेन कॉमन फीचर है कैलिक्स और कोरोला का। तो बाकी तीनों कैरेक्टर सिमिलर होते हैं कैलिक्स और कोरोला में, ये एक डिफरेंट यूनिक कैरेक्टर होता है कैलिक्स का, परसिस्टेंट कैलिक्स। ये आपको ऐसे याद रहेगा कि एक एग्जाम्पल होता है इनमें ब्रिंजल का, सोलानेशिया फैमिली के अंदर ब्रिंजल के ऊपर वो जो ऊपर होती है ग्रीन स्ट्रक्चर, वो कैलिक्स होती है। ये हमने पढ़ा भी था कैलिक्स के डिस्क्रिप्शन में कि ये ग्रीन स्ट्रक्चर होती है, प्रोटेक्शन के काम आती है ये। तो ग्रीन स्ट्रक्चर क्योंकि कैलिक्स होती है, ब्रिंजल में ग्रीन स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी ब्रिंजल में कैलिक्स होता है, यानी परसिस्टेंट स्ट्रक्चर कैलिक्स होती है। ये आपको ऐसे याद रखना है। एंड्रोशियम यानी स्टेमन्स भी 5 होते हैं क्योंकि 5 कैरेक्टरिस्टिक नंबर है इनका। एपीपेटलस कंडीशन होती है, ये हम देख चुके हैं, ब्रिंजल के अंदर होती है। स्टेमन्स जब जुड़ा होता है पेटल के साथ उसको एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। ये यहाँ नीचे इंडिकेट भी किया गया है फ्लोरल फॉर्मूला में, जहाँ पे एडेशन दिया गया है बिटवीन कोरोला एंड एंड्रोशियम, यानी स्टेमन पेटल से जुड़ा हुआ है, यानी कोरोला से ना कि कैलिक्स, वही मतलब होता है एपीपेटलस कंडीशन का। गाइनोशियम बाई कार्पलरी होती है, ये सीक्वेंस हमें पता है। फेबेसिए, सोलानेशियन, लिलिएसिए मोनो बाई एंड ट्राई कार्पलरी। ओब्लीगेटली प्लेस्ड होती है, ये एक आई थिंक करेक्शन है एनसीईआरटी के अंदर, ओब्लीगेटली नहीं ओब्लिकली होना चाहिए ये। आप अगर इसका डायग्राम देखें फ्लोरल डायग्राम, तो इसमें जो सेंट्रल पार्ट हम जानते हैं गाइनोशियम होता है, वो देखिए थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ, यानी ओब्लीक प्रेजेंट होता है, ऐसे सीधा नहीं है, टेढ़ा प्रेजेंट होता है, यानी ओब्लीक होती है गाइनोशियम। तो ओब्लीक इज द राइट वर्ड, यहाँ पे ओब्लीगेट लिखा गया है।
आपको ओब्लीगेट ही याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है ये। तो ओब्लीगेटली प्रेजेंट होती है, प्लेस्ड होती है गाइनोशियम इनमें। एग्जैक्ट वर्ड इज ओब्लिक, आपको ओब्लीगेट ही याद रखना है। सिन कार्पस कंडीशन पाई जाती है। सिन कार्पस आप पढ़ चुके हैं थ्योरी में। मस्त वर्ड से मैंने आपको लर्न करवाया था कि मस्टर्ड, सिन कार्पस और टमाटो। टमाटो क्योंकि पार्ट होता है सोलानेसिया का, तो सोलानेसिया में सिन कार्पस कंडीशन पाई जाएगी। सुपीरियर ओवेरी होगी, सब में ही चारों के चारों फ्लोरा फॉर्मूला के सुपीरियर ओवेरी होती है। बाइलोक्यूलर आप बाई कार्पुलरी के साथ भी लर्न कर सकते हैं, और इसको आप फ्लोरल डायग्राम से भी देख सकते हैं। यहाँ पे दो लोक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, एक ये और दूसरा ये। तो बाइलोक्यूलर कंडीशन होती है इनमें गाइनोशियम के अंदर। प्लेसेंटा स्वोलन विद मैनी ओव्यूल्स और एक्साइल प्लासेंटेशन होती है। तो टमाटो में होती है एक्साइल प्लासेंटेशन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। स्वोलन विद मैनी ओव्यूल्स, ये अगेन डायग्राम से क्लियर होगा। ये देखिए स्वोलन दिख रही है आपको, फूली हुई है, और ओव्यूल्स भी बहुत सारे दिख रहे हैं। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि स्वोलन और मैनी ओव्यूल्स कंडीशन पाई जाती है इसकी प्लेसेंटा के अंदर। और ये फ्लोरल जो डायग्राम है ये आपको टमाटर के जैसा दिख रहा होगा। टमाटर को बीच से काटिए, ऐसी ही कुछ स्ट्रक्चर दिखती है। तो इससे आपको याद हो जाएगा टमाटो है ये, और टमाटो पार्ट होता है सोलानेशिया का, तो ये फ्लोरल फॉर्मूला सोलानेशिया का होता है, ऐसे आपको लर्न हो जाएगा। फ्रूट्स इनमें दो टाइप के हो सकते हैं, या तो बेरी या तो फिर कैप्सूल। अब इन दोनों नामों को एग्जाम्पल्स के आधार पर आप लर्न कर सकते हैं। बेरी को ब्रिंजल से लर्न कर सकते हैं, ब्रिंजल होता है एग्जाम्पल सोलानेसिया का। और कैप्सूल सी से स्टार्ट होता है और एल ई पे एंड होता है। चिली एक एग्जाम्पल होता है सोलानेसिया का जो सी से स्टार्ट होता है और एल आई पे एंड होता है। तो एल ई और एल आई सेम साउंड करते हैं, तो कैप्सूल भी पाया जाएगा सोलानेसिया में, ऐसे आप याद रख सकते हैं। मैनी होते हैं सीड्स, ये आपको डायग्राम से क्लियर है देखिए, क्योंकि इसमें मैनी ओव्यूल्स होते हैं बेसिकली, तो सीड्स भी मैनी होंगे क्योंकि सीड ओव्यूल से ही बनता है। और एंडोस्पर्मस होते हैं देखिए, ये दो अपोजिट चीज़ें आ गई। तो दो जनरल चीज़ें होती हैं कि एंडोस्पर्मस सीड्स पाए जाते हैं मोनोकोट्स के अंदर, और लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है डाइकोट्स के अंदर। तो दो दो जनरल अपोजिट चीज़ें आ गई एक दूसरे के इसी एक फैमिली के अंदर। तो इनको आपको लर्न ऐसे करना है कि शुरुआत में इसमें आती है रेटिकुलेट वेनेशन, जो कि डाइकोट का फीचर होता है डाइकोट प्लांट्स का। और पीछे हमने देखी डाइकोट फैमिली फेबेसी, तो फेबेसी के नज़दीक जो कैरेक्टर है वो डाइकोट फैमिली का हो गया, यानी रेटिकुलेट वेनेशन क्योंकि ऊपर आता है सोलानेशिया में कैरेक्टर। इस स्टडी करने में इस पेज के क्लोज होता है फेबेसी के, तो डाइकोट के क्लोज होगा कैरेक्टर रेटिकुलेट वेनेशन। इसके बाद जो कैरेक्टर आता है ये नेक्स्ट वाली फैमिली के क्लोज है, लिलिएसिया फैमिली के, जो कि मोनोकोट होती है, और मोनोकोट का कैरेक्टर होता है एंडोस्पर्मस सीड्स। तो इसलिए सीड वाला कैरेक्टर इसमें एंडोस्पर्मस होगा और लीव्स वाला डाइकोट वाला होगा रेटिकुलेट वेनेशन। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एंडोस्पर्मस सीड पाए जाते हैं। ऑफकोर्स ये कैरेक्टरिस्टिक मोनोकोट फैमिली होती है, कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव मोनोकोट फैमिली। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हैं ये दोनों अपोजिट चीज़ें लीव्स में और सीड्स के अंदर सोलानेसिया फैमिली के अंदर। इसके अलावा फ्लोरल फॉर्मूला इसका देख लेते हैं डिटेल में। एक्टिनोमॉर्फिक होती है, बाइसेक्सुअल, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कैलिक्स 5, कोरोला भी 5। ये सारे 5 क्यों आ रहे हैं मैं आपको बता चुका हूँ, कैरेक्टरिस्टिक नंबर होता है इसका। और गैमोपेटलस और गैमोसेपलस दोनों यूनाइटेड होते हैं इसमें, ये फ्यूजन से इंडिकेट हो रहा है तीनों कंडीशन, क्योंकि इन दोनों में कैलिक्स और कोलोरा में सिमिलर होती हैं। तो ये जो वोल्स के मेंबर हैं ये दोनों में यूनाइटेड होंगे, ये भी ऑब्वियस बात है क्योंकि तीनों कंडीशन सेम है। एक जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ एक होता है परसिस्टेंट कैलिक्स का, मैंने आपको लर्न करवा दिया। इसके अलावा वाल्वेट एस्टिवेशन इन दोनों में पाए जाते हैं, ये हमने लर्न नहीं किया था। वाल्वेट एस्टिवेशन होती है कैलोट्रोपिस के अंदर, हमने लर्न किया था कैसे, वाल और काल से। अब कैलोट्रोपिस के पीछे ट्रोपिस आ रहा है ना, और ट्रोपिक्स में ही मेनली पाई जाती है हमारी सोलानेशिया फैमिली। तो इससे आप याद रख सकते हैं ट्रोपिक्स आता है सोलानेशिया में, और कैलोट्रोपिस एग्जाम्पल है वाल्वेट एस्टिवेशन का। तो वाल्वेट एस्टिवेशन इसमें पाई जाएगी सोलानेशिया में, ऐसे आप लर्न कर पाएंगे।
एडहेशन होता है कोरोला और एंड्रोशियम के अंदर, यानी एपीपेटलस कंडीशन शोन बाय दिस लाइन अबव द सिंबल्स, दिस इज वेरी मच नोन टू अस इन द थ्योरी। और बाई कार्पलरी सुपीरियर ओवेरी होती है, ये हम लर्न कर चुके हैं इन द थ्योरी इटसेल्फ पीछे। तो अब एग्जांपल्स देख लेते हैं इनके। विच आर सोर्सेज ऑफ फूड, टमाटो यानी टमाटर, ब्रिंजल यानी बैंगन, और पटैटो यानी आलू। तो ये खाने की चीज़ें होती हैं, ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। स्पाइस होती है, चिल्ली स्पाइसी होती है, ये भी हम जानते हैं। मेडिसिन का सोर्स होता है बेलाडोना और अश्वगंधा, तो इन दोनों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। देखिए ये सब फूड के सोर्सेज होते हैं, ये तो हमको पता ही है, लेकिन ये सोलानेसिए फैमिली के अंदर आते हैं, ये हम कैसे लर्न करेंगे। पोटैटो फैमिली इनको इसको बोलते हैं, ये तो हमें याद है। अब जो भी आलू के साथ सब्जी बनाई जा सकती है वो इसी के अंदर आएगी, ऐसे आप इसे लर्न कर सकते हैं। आलू के साथ टमाटर भी बनाया जा सकता है और बैंगन भी बनाई जा सकती है, तो ये दोनों आएंगे सोलानेसिए के अंदर। ऑफ कोर्स चिली भी तो डलेगी उस सब्जी के अंदर, तो दैट्स वाई चिली भी सोलानेशिया का पार्ट होती है, क्योंकि आलू की जो सब्जी होती है उसमें चिली के बिना तो संभव ही नहीं है वो। मेडिसिन का सोर्स होती हैं बेलाडोना और अश्वगंधा, मेडिसिन में डी आता है, बेलाडोना और अश्वगंधा के अंदर भी, दोनों के अंदर भी आ रहा है, तो दैट्स वाई ये मेडिसिन का सोर्स हो, ऐसे लर्न कर सकते हैं। और बेला से आप ब्रिंजल याद रख लीजिए, और अश्वगंधा के अंदर गन आता है, GUN, और बैंगन के पीछे भी गन आता है, तो इसे आप याद रख सकते हैं कि बैंगन के साथ होगा ये अश्वगंधा। और ब्रिंजल इंग्लिश वाले से आप बेलाडोना याद रख सकते हैं। अब फ्यूमीगेटरी होता है इनमें टोबैको, टोबैको टमाटर के साथ आता है, टोमेटो के साथ, इससे आप लर्न कर सकते हैं कि ये सोलानेशिए में होगा। और फ्यूमीगेटरी होता है ये तो आप जानते ही हैं कि फ्यूम्स निकाले जा सकते हैं इसके द्वारा, टोबैको के द्वारा, यानी जो लोग सिगरेट पीते हैं, और सिगरेट में क्योंकि टोबैको होता है ना, तो उसे धुआं निकलता है, तो दैट्स वाई फ्यूमिगेटरी सब्सटेंस वो होंगे जो टोबैको कंटेन करते होंगे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा ऑर्नामेंटल होता है पेटूनिया, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ABCD में O के बाद P आता है, MNOP, तो इसका मतलब ऑर्नामेंटल हुआ पेटूनिया। और पटैटो से आप याद रख सकते हैं कि पेटूनिया पार्ट होता है सोलानेसिया का। पोटैटो में पोट आता है पहले, और पेटूनिया में PET, पैट, तो ये दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, तो ऐसे आपको लर्न हो जाएगा कि पेटूनिया पार्ट होता है सोलानेसिया का। अब इसके डायग्राम्स पे नज़र डाल लेते हैं। सोलानम नाइग्राम मकोई होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका पार्ट है फ्लावरिंग ट्विग का, ए एक्चुअली पूरा हाँ, इसकी ट्विग मैंने टहनी होती है, ब्रांच, तो पूरा प्लांट आपको दिया गया है इसमें। ए पार्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख चुके हैं एक्चुअली इसको हम। उसके बाद फ्लावर दिया हुआ है बी पार्ट के अंदर, देखिए ये है फ्लावर। सी पार्ट के अंदर LSO फ्लावर दिया हुआ है। LS होता है लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, तो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन वो होता है जिस पे लॉन्जिट्यूडनल जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं फ्लावर्स के वो विजिबल होते हैं, तभी उसको लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन बोला जाता है, सेक्शंस विजिबल होते हैं। यहाँ देखिए बी पार्ट में क्योंकि पेटल से ढका हुआ है सब कुछ, तो आपको कोई भी सेक्शन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सी पार्ट के अंदर आपको ऊपर स्टिग्मा नज़र आ रहा है, स्टाइल और ओवेरी नज़र आ रहे हैं, यानी पूरा पूरा गाइनोशियम आपको नज़र आ रहा है, थैलमस, और साथ में ये उसके पार्ट्स भी सेपल्स वगैरह। तो इसमें बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि सेक्शन इसमें नज़र आ रहे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। तो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ये होगा सी वाला पार्ट, ना कि बी। मैंने आपको बता दिया, अगर डिफ्रेंशिएट करना आ जाए आप इन डायग्राम्स में तो कैसे कर पाएंगे। डी पार्ट इनमें स्टेमन्स का दिया हुआ है मोस्ट प्रोबेबली, देखिए डी पार्ट स्टेमन्स का है। आप ऐसे पता सकते हैं कि ये ऊपर एंथर है, नीचे फिलामेंट है, ये दो पार्ट होते हैं स्टेमन्स के। उसके बाद ई पार्ट है कार्पल का, कार्पल को पिस्टल भी बोलते हैं, ऊपर है स्टिग्मा, बीच में स्टाइल, फिर नीचे ओवेरी,
इसको पिस्टल भी बोला जा सकता है। ऑफ कोर्स ये कार्पल ही है, ये हम जानते हैं कंसेप्चुअली। उसके बाद फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है इसका, जो कि हम देख चुके हैं कैसे लर्न करना है, कैसे पहचानना है कि ये सोलानेसिए फैमिली का है। तो आई think we are done with Solanaceae family. Each and every detail of this family we have covered. The last family of angiosperms of this chapter is Liliaceae.